स्वागत है आप सभी का एडवांस कैपिटल बजटिंग के पार्ट सेकंड ऑफ द रिवीजन में। दोस्तों इसका पार्ट वन भी यूट्यूब पर डला हुआ है। पार्ट वन में आखिर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। पार्ट वन में हमने एडवांस कैपिटल बजटिंग का इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग आखिर किस तरीके से दिया जाता है वो हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग का कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया था, कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग और रिप्लेसमेंट डिसीजंस के बारे में भी हम यहां पर कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग पर अब हम आते हैं। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में दैट देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल, कन्वेंशनल एंड अदर टेक्निक्स, जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सारी की सारी पार्ट वन ऑफ द एडवांस कैपिटल बजटिंग रिवीजन वीडियो में अवेलेबल थी। दोस्तों अब हम आते हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स पर कि किस तरीके से रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और उसकी ये रही दो कन्वेंशनल टेक्निक्स। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है, जीरो रिस्क, तो फिर ऑब्वियसली जब किसी प्रपोजल में कोई रिस्क ही नहीं है तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए? रिस्क फ्री रेट्स के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रिस्क का लेवल बढ़ता जाएगा किसी भी प्रपोजल में, और अलग अलग प्रपोजल अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपोर में एक एफएमसीजी कंपनी लगाएं तो फिर रिस्क लेवल अलग होगा, और आपोर में अगर रियल एस्टेट की कंपनी लगाएंगे तो फिर लेवल ऑफ रिस्क अलग होगा। तो जैसे जैसे रिस्क का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न की, हमें कितना रिटर्न चाहिए, वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इसलिए हम जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं किसी भी एक सर्टेन प्रपोजल के इवैल्यूएशन के लिए, वो इसके रिस्क लेवल के कमेंसुरेट होती है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। देखते हैं दोस्तों आखिर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, यहां पर दोस्तों रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के लिए हम सबसे पहले लेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन हम उसमें ऐड कर देंगे रिस्क प्रीमियम। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर जो हम रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे वो कंपनी की रिस्क प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने और मैंने कंपनी की रिस्क प्रीमियम ऐड कर दी तो फिर तो वो केओ हो जाएगा, जो कि कंपनी जो हाल फिलहाल बिजनेसेस कर रही है उनकी ऑन एन एवरेज रिस्क को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं जिसके अगर रिस्क लेवल्स हाई है तो फिर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट नहीं कर सकता हूं। आई हैव टू डिस्काउंट एट अ हायर डिस्काउंटिंग रेट। तो यहां पर जो हम रिस्क प्रीमियम लेते हैं वो कैसी लेते हैं? स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट लेते हैं, एंड सम रूल हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम एंड वाइस वर्सा, राइट। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखा, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये हमारी टेक्निक क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं चैंपियंस बुक के क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूं। यहां पर आप देखिए वी हैव गॉट 3 प्रोजेक्ट्स P1 P2 P3, तीनों का हमारा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तीनों का हमें इनफ्लो दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का, राइट। और साथ में एक और डेटा दे रखा है दैट इज रिस्क इंडेक्स। रिस्क इंडेक्स की वैल्यू है 1.8, 1 एंड 0.6। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15%। फर्म को कम से कम 15% रिटर्न चाहिए। अब ध्यान रखिए ये रिस्क फ्री रेट नहीं है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म को मिनिमम इतना रिटर्न चाहिए 15%, लेकिन हाँ अगर रिस्क लेवल ज्यादा हुई तो फिर फर्म ज्यादा रिटर्न मांगेगी एंड सो ऑन। टैक्स रेट दोस्तों हमें दे रखी है 40%, और यहां पर हमें दे रखा है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना? 10%। ओके, रिक्वायर्ड फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। हमें इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना है। काश हमसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी पूछते तो हम सीधे आंसर उठाकर कितना दे देते? 15%। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब दोस्तों यहां पर रिस्क इंडेक्स है 1.8, रिस्क इंडेक्स है 1 और रिस्क इंडेक्स है 0.6। जहां पर रिस्क इंडेक्स की वैल्यू 1 है मतलब वहां रिस्क लेवल उतना है जितना कंपनी में रिस्क है। जहां रिस्क इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है 1 से मतलब वहां पर कंपनी से ज्यादा रिस्क है, और यहां पर कंपनी जितनी रिस्क पर काम करती उससे भी लेस रिस्क ये प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से आप समझ गए, यहां पर हमें CAPM जैसा कुछ लगाना है, और CAPM का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय बीटा, राइट। दोस्तों यहां पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा? 10%, लेकिन हमारी कंपनी कितना रिटर्न मांगती है? 15, जबकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, राइट। यानी कि यहां पर देखा जाए तो एक्सेस रिटर्न जो कंपनी डिमांड करती है, रिस्क प्रीमियम जो कंपनी डिमांड करती है वो कितनी है? 5%, राइट। अब ये जो 5% के रिस्क प्रीमियम है इट करेस्पॉन्ड्स टू बीटा ऑफ
1, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमारी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कितनी हो जाएगी 15%। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हमारी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के लिए हमें बीटा की वैल्यू कितनी लिखनी है 1.8 लिखनी है, राइट। सो 5% इंटू 1.8 इज 9% प्लस 10% यानी 19% हो जाएगी यहां पर डिस्काउंटिंग रेट। सिमिलरली यहां पर अगर बीटा 0.6 है, यहां पर हम 0.6 लिखेंगे, 5% इंटू 0.6 इज 3% प्लस 10% यानी 13%। तो देखिए अपने डिस्काउंटिंग रेट के आंसर आएंगे 19, 15 एंड 13, 19, 15 एंड 13। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज अब हमें यहां पर बताना है विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। तो बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए हम इन सारे प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकाल लेंगे। एनपीवी निकालते वक्त हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी इन कैश फ्लोज की, और इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग हम उन रेट से कर लेंगे जो अभी हमने निकाली थी 19, 15 और 13, राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएगा, उसमें से हम आउटफ्लो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी दोस्तों हमारी एनपीवी। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमने कवर करा हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब हम आते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट अप्रोच पर, और नेक्स्ट अप्रोच का नाम है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो प्रोजेक्ट से जो हम फ्यूचर के कैश फ्लोस प्रिडिक्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर मैं प्रपोजल नंबर 2 की बात करता हूं, और प्रपोजल नंबर 2 से जो हम कैश फ्लोस फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में 6 लाख मिलेगा, हमें सेकंड ईयर में 4 लाख मिलेगा एंड सो ऑन, राइट। क्या ये कंफर्म होते हैं, गारंटीड होते हैं, स्टैम्प पेपर पर लिखे होते हैं कि इतने कंफर्म मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ये जो कैश फ्लोस है ना, इन्हें हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक वो पोर्शन ऑफ द कैश फ्लोज जो अनसर्टेन कैश फ्लो है, और एक वो पोर्शन ऑफ द कैश फ्लो जो कि सर्टेन है। अभी आप इसमें समझिए कि आप कोई सा भी अगर बिजनेस लगाओगे तो कुछ एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी तो होगा ही होगा। इसका एग्जाम्पल ये है, सपोज कीजिए कि मैं एक पेट्रोल पंप लगाता हूं, और मैं एक गांव में रहता हूं, मैं एक पेट्रोल पंप लगा रहा हूं, अभी तक मेरे गांव में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो जब मैं ये नया धंधा शुरू करूंगा तो क्या मेरा 0 लीटर पेट्रोल डीजल बिकेगा? बिल्कुल 0 लीटर, या फिर भी कुछ तो बिकी जाएगा, कुछ तो बिकी जाएगा, राइट। तो ये होते हैं सर्टेन कैश फ्लोज। सर्टेन कैश फ्लोज यानी वह कैश फ्लोज दे आर सर्टेन टू हैपन, ये तो हो ही जाएंगे, बेयर मिनिमम इतने तो हो ही जाएंगे, राइट। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है ना, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच जिसको हम देख रहे हैं, इसमें जो टोटल कैश फ्लोज होते हैं उसमें से यह पता किया जाता है कि हाउ मच ऑफ द टोटल कैश फ्लोज आर सर्टेन। सपोज कीजिए ये जो 6 लाख है इसमें से कुछ है अनसर्टेन, लेकिन सपोज कीजिए कि 4 लाख हुए सर्टेन कैश फ्लोज, राइट, और यानी अनसर्टेन कितने हो गए 2 लाख। उसी तरीके से सेकंड ईयर में जो मिलने वाले उसमें से कुछ अनसर्टेन है लेकिन कुछ सर्टेन है। सपोज कीजिए सर्टेन कितना है 3 लाख। उसी तरीके से 5 लाख में से सपोज कीजिए कि 4 लाख इज सर्टेन, और 2 लाख में से लेट अस अज्यूम कि 1 लाख है सर्टेन। अब यहां पर सिंपल सा काम हम क्या करेंगे वो देखिए। हमें फर्स्ट ईयर में कंफर्म 4 लाख मिलेंगे, सेकंड ईयर में कंफर्म 3 लाख मिलेंगे, कंफर्म 4 लाख मिलेंगे और कंफर्म 1 लाख मिलेंगे। तो सर्टेन है होकर ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जरा भी रिस्क नहीं लेंगे अपने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते वक्त। हम ये मानेंगे कि हमारे पास से 11 लाख जा रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में 4, 3, 4, 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हमारे पास आ रहे हैं, और ये कंफर्म है क्योंकि ये सर्टेन कैश फ्लोज है जो हमने निकाल लिए। अब क्योंकि ये सर्टेन है तो अब इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, इसलिए इन कैश फ्लोज की हम डिस्काउंटिंग किस रेट से कर देंगे, रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग कर देंगे। इन सारे कैश फ्लोज के डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री रेट से करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज पता करेंगे और उसमें से इस आउटफ्लो को माइनस कर लेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो फिर इस 11 लाख की एफडी करने से तो अच्छा यही कर दो, क्योंकि आपने एफडी की रेट से तो डिस्काउंटिंग करा, आपने रिस्क फ्री रेट से तो डिस्काउंटिंग करा, तो रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करके अगर 11 लाख से भी ज्यादा मिल रहा है तो फिर एफडी क्यों करेगा इंसान, ये काम कर लेगा। तो सर्टेन कैश फ्लोज ही रिस्क फ्री रेट से अगर ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट कुछ तो अनसर्टेन आ ही जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट फायदे का सौदा है। ये होती है दोस्तों हमारी अप्रोच कॉल्ड एज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, इसमें टोटल कैश फ्लोज में से कौन से वाले कैश फ्लोस आइडेंटिफाई करते हैं, विच आर सर्टेन। अब दोस्तों आईसीआई बताएगा आपको, है ना, एग्जाम में तो हम पता नहीं कर सकते कितने सर्टेन है, तो आईसीआई क्या करेगा, आपको टोटल कैश फ्लोस दे देगा और एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दे देगा। ये बताएगा व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कैश फ्लोज आर सर्टेन। सपोज उन्होंने कैश फ्लो दे दिया है 4 लाख और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी दे दी 0.8। सो 4 लाख इंटू 0.8 यानी 3,20,000 हो जाएंगे सर्टेन कैश फ्लोज। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्टेन कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल कैश फ्लोज, यानी
व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कैश फ्लोज आर सर्टेन आउट ऑफ टोटल कैश फ्लोज। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के हम सर्टेन कैश फ्लोज निकालेंगे, उनकी डिस्काउंटिंग ये ध्यान रखना हमें किससे करनी है, रिस्क फ्री रेट से करनी, क्योंकि अभी कैश फ्लोज भी रिस्क फ्री हो चुके हैं। और अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालेंगे, इनिशियल माइनस करेंगे, एनपीवी आ जाएगी पॉजिटिव एक्सेप्ट नेगेटिव रिजेक्ट। दोस्तों ये हमने कवर करी यहां पर हमारी कन्वेंशनल टेक्निक्स, आरएडीआर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पर, और थर्ड कैटेगरी में टेक्निक्स आती है अदर टेक्निक्स। उसमें सबसे पहली रिस्क एनालिसिस की टेक्निक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। दोस्तों जो प्रोजेक्ट की एनपीवी है वो कई सारे तत्वों से, कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है, जैसे कि व्हाट ऑल गोज इन डिटरमाइनिंग द एनपीवी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक नंबर होता है जो कि एनपीवी डिटरमाइन करने में मदद करता है। उसी तरीके से हर साल हम प्रोडक्ट अगर कुछ बना रहे हैं तो उसकी कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, उसकी आखिर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, टैक्स रेट्स क्या होंगे, क्योंकि टैक्स रेट चेंज होती है तो प्रोजेक्ट की एनपीवी भी चेंज होती है। सेल्वेज वैल्यू आखिर एट द एंड में क्या होगी, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जितना लॉन्गर लाइफ वाला प्रोजेक्ट रहेगा उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनपीवी आएगी। और डिस्काउंटिंग रेट आखिर क्या रहेगी, जितनी ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट रहेगी एनपीवी उतनी कम आएगी, एंड वाइस वर्सा। तो इतने सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या डिटरमाइन करते हैं एनपीवी। सपोज कीजिए कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कुछ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, कुछ यूनिट्स है, कुछ सेलिंग प्राइस है, ये सब करके 2 मिनट के लिए हम अजम्पशन लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया और उस प्रोजेक्ट की एनपीवी आई है 6 लाख रुपीस, है ना। एक छोटा नंबर लेते हैं समझने के लिए। सपोज कीजिए एनपीवी आती है 6 लाख और ये एनपीवी आती है पॉजिटिव, मतलब +6 लाख, यानी देखा जाए तो हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमें पॉजिटिव 6 लाख का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने यहां यूज किया है टू डिटरमाइन द एनपीवी, कल को जब आपने प्रोजेक्ट का श्री गणेश करा, प्रोजेक्ट आपने शुरू करा और प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना सोचा था उससे अगर ज्यादा लग गया तो आपकी एनपीवी नीचे आ जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना लगा जितना आपने सोचा था, लेकिन जितनी आपने सोची थी उतनी यूनिट्स नहीं बिकी, उससे कम बिकी। सेलिंग प्राइस जितनी सोची थी उतने में नहीं बिकी, उससे कम में बिकी। वेरिएबल कॉस्ट जितनी सोची थी उससे ज्यादा लगी, फिक्स कॉस्ट जितनी सोची थी उससे ज्यादा लगी। टैक्स रेट भविष्य में बढ़ गए, सेल्वेज वैल्यू भविष्य में कम हो गई, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट शॉर्ट हो गई फॉर व्हाटएवर रीजन, क्योंकि कोई नया इनोवेशन भी आ सकता है आगे जाकर। डिस्काउंटिंग रेट्स आपकी बढ़ गई फॉर व्हाटएवर रीजन, हो सकता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेट्स, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स बढ़ा दी हो, जिसकी वजह से आपकी भी डिस्काउंटिंग रेट्स बढ़ गई हो, तो बुरा असर पड़ेगा किस पर, एनपीवी पर। सेंसिटिविटी एनालिसिस यही काम करता है, वो ये देखता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर, सपोज कीजिए मैं बाकी सारे वेरिएबल्स को यहां से हटा रहा हूं और एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आखिर कितने से चेंज हो जाए। वापस से इन शब्दों को रिपीट कीजिए। एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि एनपीवी डिटरमाइन करने में यूज हुआ है, उसकी जो हमने वैल्यू ली है वो वैल्यू आखिर कितने से चेंज हो जाए कि वो चेंज विद इन टॉलरेंस से चलेगा। हमारी एनपीवी 6 लाख से हल्की फुल्की नीचे गिरेगी, माइनस में नहीं जाएगी। आखिर एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज हम टॉलरेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट सोचा था 20 लाख रुपीस होगा और आपने एनपीवी कितनी निकाल ली, 6 लाख। तो दोस्तों एनपीवी निकालते वक्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से हमने कितना माइनस किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख। लेकिन अगर ये बढ़ जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब बहुत सिंपल सा रूल है, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ गया ना तो फिर एनपीवी 1 लाख से कम हो जाएगी। तो बताइए हम कितना रुपीस टर्म्स में चेंज टॉलरेट कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, जितनी एनपीवी है। एनपीवी है 6 लाख, अगर 6 लाख से बढ़ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमारी एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 6 लाख का हम चेंज टॉलरेट कर सकते हैं। अब इसे परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वो कहलाएगा सेंसिटिविटी परसेंट, कि इस वेरिएबल की वैल्यू इतने प्रतिशत से अगर एडवर्स डायरेक्शन में मूव हो गई तो टॉलरेट कर लेंगे, उससे ज्यादा अगर मूव हो गई तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। This is one of the ways of incorporating risk in our capital budgeting proposal evaluation. तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे आप परसेंटेज में कन्वर्ट। 6 लाख का हम चेंज टॉलरेट कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऑन द बेस ऑफ 20 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी 30%। यानी अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30% तक ऊपर जाता है तो फिर कोई रिस्क नहीं है, मतलब चलेगा, एनपीवी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन 30% से ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर एनपीवी 0 से नीचे स्लिप हो जाएगी, माइनस में आ जाएंगे और रिस्क आ जाएगी। सिमिलरली दोस्तों
अब यहां पर अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाले वेरिएबल को इग्नोर कर देंगे, बाकी सारे वेरिएबल को भी अभी इग्नोर कर देंगे, और अब बात किसकी करेंगे हम, नंबर ऑफ यूनिट्स की, कि हाल फिलहाल हम क्या सोच रहे हैं। 6 लाख निकालते वक्त हमने क्या सोचा था कि कितनी यूनिट्स बिकेंगी। सपोज कीजिए कि 6 लाख रुपीस की एनपीवी निकालते वक्त हमने सोचा था कि हर साल हमारी कितनी यूनिट्स बिकेंगी, 10,000। देखो अगर हर साल असली में 10,000 से ज्यादा बिक जाए ना तो आपको मुझे कोई रिस्क ही नहीं है, तो फायदा है। लेकिन अगर 10,000 से कम बिकी यूनिट्स, तो अब हमें निकालना है कि आखिर कितनी यूनिट्स बिक जाए कि हम ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। सपोज कीजिए दोस्तों वो नंबर हमने निकाला 8,500, यानी 10,000 यूनिट्स बिकती तो हमें 6 लाख की एनपीवी मिलेगी, लेकिन अगर 8,500 यूनिट्स ही बिकी तो फिर एनपीवी विल स्लिप टू 0। तो देखा जाए तो हम कितना चेंज टॉलरेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में, 1500 यूनिट्स का ऑन द बेस ऑफ 10,000, यानी कितना परसेंट आता है सेंसिटिविटी, 15%। तो दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्निक क्या करती है, हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल का सेंसिटिविटी परसेंट निकाल लेती है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सपोज कीजिए आया 10%, नंबर ऑफ यूनिट्स का कितना आया है 15%। और यहां पर ये ध्यान रखना, इस टेक्निक की ये लिमिटेशन है कि वन वेरिएबल एट अ टाइम ही चेंज कर पाती है, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकली आप और में 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो 30%, 15%, सपोज कीजिए सेलिंग प्राइस के लिए आपने निकाला और वो आया कितना, 18%। तो ये सारे परसेंटेज यहां पर क्या डिनोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30% से ऊपर गया, एनपीवी 0, नंबर ऑफ यूनिट्स 15% से नीचे आई, एनपीवी 0, यानी अदर्स वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट, अगर सेलिंग प्राइस 18% से क्रैश कर गई, एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसे करके हम हर वेरिएबल का क्या निकाल लेंगे, सेंसिटिविटी परसेंटेज निकाल लेंगे। अब यहां पर यह देखा जाता है कि किस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेकर हमारी एनपीवी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसमें यह ध्यान रखना, जहां पर परसेंटेज चेंज का नंबर सबसे कम आ रहा है ना, उस फैक्टर को लेकर हमारी एनपीवी इज मोस्ट सेंसिटिव। आप खुद ही सोचिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो जब तक 30% चेंज होगा ना तो एनपीवी 0 आएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स में तो जरा सा चेंज हुआ, सिर्फ कितना चेंज हुआ, 15% की गई एनपीवी 0। उसी तरीके से मान लीजिए कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट का आंसर आता है 5%, तो फिर अब लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट तो मोस्ट रिस्की, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर हो गया, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जरा सी कम हुई कि एनपीवी 0। एग्जैक्टली। तो यहां पर जो सबसे छोटा सेंसिटिविटी परसेंटेज आता है ना, उसको लेकर हमारा प्रपोजल सबसे मोस्ट सेंसिटिव होता है। और जो जितना बड़ा नंबर आएगा, मान लीजिए टैक्स रेट्स का नंबर आता है 80%, टैक्स रेट जब 80% से बढ़ जाएगी तब जाकर एनपीवी 0 आएगी, तो हम बोलेंगे इस फैक्टर को लेकर हमारी एनपीवी लीस्ट सेंसिटिव है। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करते हैं, लीस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी जहां पर ये परसेंटेज सबसे कम आया ना, अब इस फैक्टर को हो सकता है कंपनी रीवैल्यूएट कर पाए कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मेक श्योर कर लो कि नंबर ऑफ यूनिट्स कहीं 15% से ज्यादा तो नहीं गिरेगी ना, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। इस पर वापस से कंपनी सर्वे करवा सकती है, स्टडी कंडक्ट करवा सकती है। Exactly, this is how the sensitivity analysis technique works. Now the question is कि अगर ये जो परसेंटेज अभी जो मैंने यहाँ पर मन से लिख दिया, आखिर ये निकाले कैसे जाते हैं, राइट। तो आते हैं दोस्तों, इसे निकालने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक है, या मुझे ऐसा कहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा तो वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। उसमें से एक तरीका अभी मैंने आपको बातों बातों में एक्सप्लेन किया है, राइट। सो यहां पर देखते हैं, उसके लिए अब आगे समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 1 लाख रुपीज, लाइफ है इस प्रोजेक्ट की 4 इयर्स, एनुअल कैश फ्लो हमें मिलने वाली 40,000 और डिस्काउंटिंग रेट है 10%, राइट। दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी। तो एनपीवी कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 40,000 के एनुअल कैश फ्लोज हैं इनकी डिस्काउंटिंग हम 10% से कर देंगे फॉर हाउ मेनी इयर्स, 4 इयर्स, 2, 3, 4, और इन पर अपन जीटी कर लेंगे और इसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का माइनस कर लेंगे, यानी आंसर आता है 2679.4.61, यानी वही 26,795। ये होती है हमारी एनपीवी। अब 2 तरह के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड पूछे जा सकते। पहला, कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ अ वेरिएबल दैट लीड्स टू 0 एनपीवी, यानी एक पर्टिकुलर वेरिएबल कितने से चेंज हो जाए कि एनपीवी क्या हो जाएगी 0। एक तरह का क्वेश्चन ये आता है ना, और फिर ये है दूसरी तरह का क्वेश्चन, बाद में देखेंगे। आप और मैं सबसे पहले वैरायटी 1 की बात कर रहे हैं। दोस्तों वैरायटी 1 का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आप सिंपल क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एनपीवी निकालते वक्त हमने कितने एलिमेंट्स यूज करे हैं। यहां पर एक तो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज करा है, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट। दूसरा हमने एनुअल कैश फ्लोज यूज करा है, इट इज अनदर एलिमेंट।
तीसरा हमने यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट यूज करा है ना, दिस ऑल फैक्टर्स वेंट इनटू डिटरमाइनिंग द एनपीवी। और चौथा हमने यहाँ पर क्या यूज करा, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि इन चारों में से अगर एक भी पाया खिसक जाए, एक भी वेरिएबल उधर उधर हो जाए तो हमारी एनपीवी उसको लेकर सेंसिटिव हो जाएगी। अब आपको और मुझको सेंसिटिविटी परसेंटेज निकालना है। आपने मैंने अभी तक क्या निकाला, सिर्फ एनपीवी। अब हम देख रहे हैं हाउ सेंसिटिव अवर एनपीवी इज। अब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सेंसिटिविटी निकालेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे आखिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी तो 1 लाख है, लेकिन आखिर ये कितना हो जाए, मतलब कितने से बढ़ जाए कि एनपीवी विल कम डाउन टू 0। तो बहुत सिंपल है, ये तो हो गया समझो। आप यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को x मान लीजिए। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज चेंज होंगी, या बाकी सारे वेरिएबल तो हमने सेम ही लिए हुए, बाकी सारे वेरिएबल तो हमने सेम लिए हुए। तो अब अगर एनपीवी 0 लानी है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितना होना पड़ेगा, 126,795, यानी 1 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़कर 126,795 आ जाए देन एनपीवी विल बिकम 0। तो यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ जाए तो एनपीवी 0 आ जाएगी, 26,795 से बढ़ जाए, कितने परसेंटेज से बढ़ जाए, तो उसके लिए ऑन द बेस ऑफ 1 लाख से डिवाइड कर लेंगे। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 26.795% से इंक्रीज हो जाए तो हमारी एनपीवी हो जाएगी 0। तो वैरायटी 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि जिस वेरिएबल को लेकर हम सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं उसे हम x मान लें, और एनपीवी को क्या सेट कर दें हम, 0। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का तो बहुत सिंपल सा रहता है, जितनी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है अगर टू दैट एक्सटेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो एनपीवी 0 हो जाएगी। तो आंसर आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमारी सेंसिटिविटी आती है 26.795%। दूसरा वेरिएबल देखते हैं दोस्तों, दूसरा वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, एनुअल कैश फ्लोज। हाल फिलहाल तो एनुअल कैश फ्लोज 40,000 है, लेकिन अगर एनुअल कैश फ्लोज कम हुए तो फिर एनपीवी को 0 होते देर नहीं लगेगी। बस आपको मुझको यही पता करना है कि आखिर ये एनुअल कैश फ्लोज कितने हो जाए। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, लेट द एनुअल कैश फ्लोज बी x। हमने मान लिया कि एनुअल कैश फ्लोज x है। अब हम क्या कर लेंगे, इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज भी किस टर्म्स में आ जाएगी, x की टर्म्स में आ जाएगी। पर अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही रखेंगे, है ना, क्योंकि हम 1 वेरिएबल ही एट अ टाइम चेंज करते हैं। तो अगर अपन एनुअल कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस से रीस्टोर होकर 1 लाख पर पहुंच जाएगा। और एनपीवी क्या सेट कर देंगे हम, 0। तो आपको मुझको एनपीवी की इक्वेशन तो आती है, एनपीवी की इक्वेशन क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी कितनी सेट कर देंगे, 0। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आखिर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ x की टर्म्स में वैल्यू आएगी। एक काम करो ना, कर ही लेते हैं ना। यहाँ पर आप x की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 4 इयर्स की। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 है ना, 0.909 आ रहा है फैक्टर, फिर से इक्वल टू का बटन दबाएंगे, 0.826, 0.751 एंड 0.683, इनको कर लेंगे अपन जीटी। यानी कि जो x हमें हर साल मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आता है 3.1698x। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3.1698x, है ना, माइनस 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। आप सभी समझदार है क्या करना है, ये माइनस 1 लाख इधर चल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लाख। और 1 लाख को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 3.1698 से। यानी आंसर आ रहा है 31547 या थोड़ा सा इधर उधर, राइट। सो अगर ये 40,000 के कैश फ्लोज गिरकर 31547 हो जाए तो एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। ये देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैंने यहां पर दे रखा है। तो एक तरीका है x मान लीजिए आप एनुअल कैश फ्लोज को 31547, और अब आप देख लीजिए कि 40,000 अगर गिरकर कितना होता है 31547, यानी कितने का चेंज है, वो आ गया रुपीस में चेंज। उसको आप बेस वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। यानी एनुअल कैश फ्लोज अगर 21.13% से कम हो जाते हैं देन अवर एनपीवी विल बिकम 0। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक और तरीका है हमारे पास और उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका है कि जो वो तरीका मैं आपको अभी समझा रहा हूं वो अल्टरनेटिव तरीका है, आंसर सेम आएगा। आंसर कितना आएगा, 21.13%। लेकिन ये वाला तरीका जो अब मैं समझाने जा रहा हूं ये अल्टरनेटिव 2 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कुछ सिचुएशंस में सिर्फ अल्टरनेटिव 2 ही लगेगा। ओके दोस्तों, 40,000 की हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली थी, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, 126,795। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज गिरकर कितनी हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज भी 1 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख, एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आखिर कितने से गिर जाए, 26795 से गिर जाए तो फिर एनपीवी विल बिकम 0। अब आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में कितनी सेंसिटिविटी हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो हम 26795 का चेंज गिरता हुआ देख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 126,795। अब आप सिंपल कैलकुलेटर चलाएंगे और 26795 का चेंज हम टॉलरेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 126,795, और देखिए आपको सेम आंसर मिलेगा। अगर आपने मेरे साथ कैलकुलेटर चलाया होगा आपको आंसर मिला होगा 21.13%।
यानी कि जो आंसर हमने यहां पर इतनी मेहनत से निकाला वही आंसर यहां पर आ गया 21.13%। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर ये कैश फ्लोज 40 हजार की जगह आधे 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 हो जाते हैं, यानी कितने हो जाते हैं 20,000 तो आप मुझसे शर्त लगा लीजिए कि यहां जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज दिख रही ना वो जितनी दिख रही उसकी आधी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सिंपल, अगर एनुअल कैश फ्लोज आधे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू आधी, तो बजाय कि मैं एनुअल कैश फ्लोज की टर्म्स में सेंसिटिविटी निकालूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज की टर्म्स में सेंसिटिविटी निकाल लूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज जितने से मैं गिरना अफोर्ड कर सकता हूं उतने से ही मैं ओरिजिनल कैश फ्लोज को भी गिरना अफोर्ड कर सकता हूं। तो आपके एनुअल कैश फ्लोज की सेंसिटिविटी निकालनी हो तो जरूरी नहीं है कि आप एनुअल कैश फ्लोज की सेंसिटिविटी निकालें, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज से भी सेंसिटिविटी निकालेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर ये 50% से गिरते हैं तो ये भी 50% से गिरता है, तो ये जितने से गिरना टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही इनको भी गिरने से हम टॉलरेट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमारा थर्ड फैक्टर क्या है? डिस्काउंटिंग रेट। ये तो भला हो इस क्वेश्चन का कि जो हमने डिस्काउंटिंग कितने पर करी 10% पर, और एनपीवी कैसी आ गई? पॉजिटिव। अगर ये डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाती 10 की जगह कितनी हो जाती? 12%। डू यू एग्री कि अब एनपीवी पक्का पावर 26795 से तो कम ही आएगी। हमें ये निकालना है कि आखिर डिस्काउंटिंग रेट कितनी हो जाए ताकि एनपीवी क्या हो जाए? 0। और दोस्तों इसका दूसरे शब्दों में नाम होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यही तो काम करती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बिकम्स इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, इन अदर वर्ड्स एनपीवी बिकम्स 0। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर IRR जैसे पता करते हैं वैसे पता करना है ना, ट्रायल एंड एरर। आप एक बार 12% से डिस्काउंटिंग कर लीजिए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकाल लीजिए, आप एक बार 15% से डिस्काउंटिंग कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकाल लीजिए। हमारा टारगेट नंबर है 1 लाख, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कितनी दिखनी चाहिए? 1 लाख, क्योंकि जिस दिन ये 1 लाख होगी उस दिन एनपीवी क्या हो जाएगी? 0। तो दोस्तों यहां पर ये देखिए सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग के लिए हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? IRR। एक बार 20% से डिस्काउंटिंग करी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इतनी आ गई, यानी एनपीवी आ गई है इतनी, और एक बार 25% से डिस्काउंटिंग करी तो एनपीवी आ गई है नेगेटिव। ना हमें पॉजिटिव एनपीवी की चाह है, ना ही हमें नेगेटिव एनपीवी की चाह है, हमें चाह है तो बस 0 एनपीवी की। और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी की जो रेट्स है उनके बीच में अपन इंटरपोलेशन टेक्निक लगा देंगे। तो वो इंटरपोलेशन टेक्निक लगाई है वो मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर बताई थी, इंटरपोलेशन टेक्निक, और वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर भी बताई थी। दोस्तों इंटरपोलेशन से आंसर कितना आता है? 21.95%। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं, राइट। 21.95% हम डिस्काउंटिंग रेट अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे अभी हाल फिलहाल कितनी थी डिस्काउंटिंग रेट? 10% थे डिस्काउंटिंग रेट, और डिस्काउंटिंग रेट अगर बढ़कर 10 की जगह कितनी होती? 12 हो जाती, तो फिर हम इसे 20% चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं, क्योंकि 10 अगर 12 हो रहा है यानी 20% का चेंज है, 10 अगर 20 होता ना तो 100% का चेंज है। और हम कहां तक जा सकते हैं? 21.95 तक जा सकते हैं, यानी जो चेंज आएगा सेंसिटिविटी परसेंट का आंसर आएगा वो इस बार 100% से भी ज्यादा आएगा। कैसे निकालेंगे? 21.95 बस परसेंट का साइन मत प्रेस करना, 21.95 माइनस 10 यानी 11.95 का चेंज हम टॉलरेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 10। सो द आंसर इज 119.5%। दोस्तों एक और फैक्टर था और उससे भी रिलेटेड हम सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं, दैट इज लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। हाल फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट की लंबी उम्र है 4 साल की, तो जाकर एनपीवी कैसी आ रही है? पॉजिटिव। लेकिन सपोज करो कि फॉर व्हाटएवर रीजन, मान लो कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो आउटडेट हो गया और हमें प्रोजेक्ट जो ओरिजिनली सोचा था कि 4 इयर्स चलेगा वो 3 इयर्स में ही बंद हो गया। डू यू एग्री कि अब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है वो कम आएंगी और एनपीवी जितनी दिख रही है उससे कम आएगी, और हो सकता है माइनस में भी चला जाए। हमें माइनस में नहीं ले जाना है, हमें एक ऐसा लाइफ निकालना है जिसको हम ब्रेक इवन लाइफ भी कह सकते हैं। ऐसा लाइफ निकालना है जहां पर एनपीवी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो वो जो लाइफ आती है, सपोज करो मैं मन से एक नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए वो लाइफ आती है 3 इयर्स, यानी 4 इयर्स की जगह अगर लाइफ 3 इयर्स हो जाए, कितने का चेंज हो जाए? 1 ईयर ऑन द बेस ऑफ 4 इयर्स, यानी 25% से अगर उम्र घट भी जाए प्रोजेक्ट की तो हम टॉलरेट कर लेंगे, उससे ज्यादा घट गई उम्र तो फिर हम लॉसेस में आ जाएंगे। तो सेंसिटिविटी का आंसर आ जाएगा 25%। दोस्तों अब ये ब्रेक इवन लाइफ आखिर कैसे पता करें? ये आपको सीए इंटरमीडिएट में सिखा चुके हैं, और सीए इंटरमीडिएट में हमने एक टेक्निक देखी थी, पे बैक पीरियड, यानी आखिर कितने समय में ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ पैसा पे बैक कर देता है। लेकिन क्योंकि अब आप और मैं डिस्काउंटिंग सीख चुके हैं तो हम साधारण सिंपल पे बैक नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, यानी डिस्काउंटेड वैल्यूज में कब हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे पास सूद समेत आ जाएगा। दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा वही ब्रेक इवन लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, और फिर देख लेंगे कि हम कितना गिरना उसे टॉलरेट कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको और मुझको यहाँ पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हम ईयर लिख लेंगे 1 2 3 4, हम सारे कैश फ्लोज लिख लेंगे 40,000 40,000 40,000, इन सबकी हम प्रेजेंट वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। और अब हम एक और कॉलम बना लेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 36,363 आती, तो यही फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव नंबर होगा। सेकंड ईयर का जो नंबर है वो और इसमें जुड़ जाएगा, तो सेकंड ईयर का क्यूमुलेटिव नंबर कुछ और आ जाएगा। थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज और जुड़ जाएगा, तो थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 99,475। लेकिन हमारा इंतकाम कब पूरा होगा? जब हमें क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कितने दिख जाए, 1 लाख दिख जाए। क्योंकि जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज 1 लाख होगी तो हमारा 1 लाख का लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट ब्याज समेत हमारे पास वापस आ गया। तो क्या प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन लाइफ 3 इयर्स या 3 इयर्स से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं फोर्थ ईयर पूरे साल काम कर लूं ना तो फिर तो मैं 27,320 कमा लूंगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में और कितना अमीर बन जाऊंगा 126,795। लेकिन मुझे इतना अमीर नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ 99,475 से कहां तक जाना है, 1 लाख तक जाना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं पूरे साल भर, अगर मैं चौथे साल पूरे साल भर काम कर लूं तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा 27,320 अमीर बन जाऊंगा। इतना अमीर थोड़ी ना बनना है, मुझे तो सिर्फ 99,475 को कहां पहुंचाना है, 1 लाख, यानी 525 रुपीज और कमाने फोर्थ ईयर में। तो अब मैं ये देख लूंगा कितना फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मुझे काम करना पड़ेगा। तो 3 साल तो मैं पक्का काम करूंगा ही करूंगा, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। और उन 3 साल में मैं कितने इकट्ठे कर लूंगा 99,475 प्लस 525 और इकट्ठे करने हैं डिवाइडेड बाय 27,320 जो इकट्ठे हो जाते हैं अगर मैं पूरे साल भर काम करता तो ये आ जाएगा उतना फ्रैक्शन ऑफ द ईयर जो फोर्थ ईयर और काम करना है। आंसर कितना आता है 3.01932। अब अगर सेंसिटिविटी निकालनी तो कैसे निकाल लेंगे, 4 ईयर की लाइफ अगर गिरकर इतने पर हो जाए यानी इतने का चेंज हो जाए ऑन द बेस ऑफ 4 तो हमें चलेगा। सेंसिटिविटी का आंसर आता है 24.52%। तब दोस्तों ये हमने सारे के सारे वेरिएबल से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी निकाल ली। अब आप मुझे बताइए कि अपना प्रोजेक्ट किस फैक्टर को लेकर मोस्ट सेंसिटिव है और किस फैक्टर को लेकर लीस्ट सेंसिटिव है। मैं सारे नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं, 24.52, 119.5, 21.13 एंड 26.795। इन चारों नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 21.13। यानी अगर एनुअल कैश फ्लो सिर्फ 21% ही गिर गए ना, गई आपकी एनपीवी 0 हो गई। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो फिर भी 26% का चेंज आएगा, है ना, तो जाकर एनपीवी 0 होगी। डिस्काउंटिंग रेट में तो बहुत, मतलब डिस्काउंटिंग रेट में तो 119% का चेंज आएगा तब जाकर कोई हमें हरा सकेगा। तो मोस्ट सेंसिटिव हो गया 21.13 और लीस्ट सेंसिटिव हो गया है 119। यानी एनुअल कैश फ्लोज को लेकर हमारा प्रोजेक्ट मोस्ट सेंसिटिव है, डिस्काउंटिंग रेट को लेकर हमारा प्रोजेक्ट लीस्ट सेंसिटिव है। ये हुआ सेंसिटिविटी एनालिसिस का वैरायटी 1। और वैरायटी 1 में हम 1 वेरिएबल एट अ टाइम को ही करते हैं, सेकंड वैरायटी में भी ऐसा ही करेंगे। बट वैरायटी 1 में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल की सेंसिटिविटी निकालनी होती है ना उसको अननोन मान लेते हैं और बाकी सारे वेरिएबल्स को वही रहने देते हैं, एनपीवी 0 सेट कर देते हैं और फिर रिवर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि एनपीवी 0 आ जाए। वो आ जाती उस वेरिएबल की ब्रेक इवन वैल्यू। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ब्रेक इवन तक का कितना डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाता है सेंसिटिविटी परसेंट। दोस्तों क्योंकि ये जो पहला वाला वैरायटी है ना ये थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, क्योंकि सब रिवर्स कैलकुलेशन जैसा है। तो इसलिए लोगों ने, जानकार लोगों ने एक और तरीका निकाला और उन्होंने कहा कि अपन एक काम करो, अपन ऐसा मत करो कि एक 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 इन सारे फैक्टर्स का ब्रेक इवन नंबर निकालो। अपन एक काम करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर अपन 10% का शॉक दे दो, नंबर ऑफ यूनिट्स पर भी अपन 10% का शॉक दे दो, सेलिंग प्राइस पर भी अपन 10% का शॉक दे दो, है ना। ये सारे शॉक एक साथ नहीं देना दोस्तों, नहीं तो एनपीवी का कुछ हो जाएगा। आपको 1 शॉक एट अ टाइम देना है। यानी कि 10% के शॉक का मतलब होगा कि अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है और वो वैल्यू यूज करते हुए आपकी एनपीवी कितनी आई है 6 लाख, तो अब आप 10% का एडवर्स शॉक दे दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। यानी कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा दीजिए। सो 20 लाख विल बिकम कितना 22 लाख। यानी कितने से बढ़ जाएगा, 2 लाख से बढ़ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, अगर 2 लाख से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो हमारी एनपीवी 2 लाख से कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 लाख। अब हम ये देखेंगे कि 6 लाख की एनपीवी अगर 4 लाख की हो जाती है तो कितने से गिर गई, 2 लाख से।
ऑन द बेस ऑफ 6 लाख, यानी कितना परसेंटेज चेंज आया, 33%। यानी कि दोस्तों हमने यहां पर यह पता कर लिया कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 10% का शॉक दिया जाए तो फिर एनपीवी कितने परसेंट से गिर जाएगी, 33% से एनपीवी गिर जाएगी। ठीक है, ओके। अब अपन दूसरी चीज को शॉक देंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स को शॉक देंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स को भी हम कितना शॉक देंगे, 10% का ही शॉक देंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हाल फिलहाल हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स थी 10,000 यूनिट्स हर साल की, मान लो, है ना। तब जाकर एनपीवी कितनी निकली, 6 लाख, है ना। यहां पर अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू यूज करेंगे, वन वेरिएबल को एट अ टाइम शॉक दिया जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे, 10% का शॉक नंबर ऑफ यूनिट्स को दे देंगे, यानी हम ये मान लेंगे कि 10% अब कम यूनिट्स बिकेंगी। यानी कितनी यूनिट्स बिकेंगी, 9,000। ऑब्वियसली अगर यूनिट्स कम बिकेंगी तो सेल्स कम आएगा, कंट्रीब्यूशन कम आएगा, कैश फ्लोज कम आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फंड फ्लोज कम आएगा, एनपीवी भी कम आएगा। कितना आएगा एनपीवी, सपोज एनपीवी आता है 5 लाख रुपीज, है ना। ऐसे ही मैंने मन से एक नंबर ले लिया, एनपीवी आ गया 5 लाख। तो अगर 10% का शॉक नंबर ऑफ यूनिट्स में लगा तो एनपीवी 1 लाख से गिर जाएगी, और 1 लाख से गिर जाएगी ऑन द बेस ऑफ 6 लाख, यानी एनपीवी में कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा, 16.67% चेंज। यानी वी कैन से फॉर 10% शॉक इन नंबर ऑफ यूनिट्स आवर एनपीवी विल फॉल बाय 16.67%। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला शॉक किसको देंगे, सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस भी हम क्या कर देंगे, 10% से घटा देंगे, है ना। शॉक आपको ऐसा देना है कि वो वेरिएबल एडवर्स डायरेक्शन में जाए, यानी सेलिंग प्राइस पर शॉक दोगे तो कम करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स पर शॉक दोगे तो कम करोगे, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर शॉक दोगे तो बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर शॉक देंगे तो वो भी बढ़ा देंगे। सेलिंग प्राइस पर दोस्तों आपने 10% का शॉक दिया, जैसे ही सेलिंग प्राइस कम करी तो सेल्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोस कम हो जाएंगी, एनपीवी कम हो जाएगी। सपोज कीजिए कि एनपीवी कम होकर हो जाती है 2 लाख रुपीज, यानी हम बोलेंगे अरे बाप रे, एनपीवी कितने से गिर गई, 4 लाख से, ऑन द बेस ऑफ 6 लाख, यानी एनपीवी में कितना बड़ा चेंज आ गया, 66.67% का चेंज आ गया। यानी कि हमारी एनपीवी 66.67% से चेंज हो गई, गिर गई। बस ऐसे ऐसे करके आपने जो शॉक यहां पर दे रहे हैं 10%, 10%, 10%, वो शॉक आप हर जगह पर देते जाइए, न्यू वैल्यू ऑफ एनपीवी डिटरमाइन करते जाइए और चेंज निकालते जाइए कि एनपीवी कितने से चेंज हो रही है। अब आप देखिए कि सब में हमने शॉक तो एक बराबर दिया, कितने का दिया, 10% का शॉक दिया, लेकिन यहां एनपीवी 33 गिरी, यहां एनपीवी कम गिरी, और सबसे ज्यादा एनपीवी कहां गिर गई है, सेलिंग प्राइस में गिर गई है। यानी हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में जरा सा भी चेंज हुआ तो बड़ा इंपैक्ट आएगा कहां पर, एनपीवी पर। यानी कि यहां पर बस इस वाली जो वैरायटी 2 है इसमें जहां बड़ा नंबर आएगा ना वही मोस्ट सेंसिटिव होगा, जहां छोटा नंबर आएगा वो लीस्ट सेंसिटिव होगा। ये भी एक तरीका है सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी सारे वेरिएबल यूज करें, आप हर वेरिएबल को सेम यूनिफॉर्म शॉक दीजिए और देखिए कि एनपीवी में किस वेरिएबल से ज्यादा चेंज आ रहा है, किससे कम चेंज आ रहा है, और कितना कितना चेंज आ रहा है। जहां ज्यादा चेंज आ रहा है वो मोस्ट सेंसिटिव, जहां 10% शॉक देकर भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है वो फैक्टर होगा लीस्ट सेंसिटिव। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहां पर इस तरीके के जो वेराइटी 2 के क्वेश्चंस आते हैं, तो वेराइटी 2 के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट इंपैक्ट ऑन एनपीवी ड्यू टू अ गिवन एडवर्स चेंज इन अ वेरिएबल। अब ये गिवन चेंज कितना होगा, ये वैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। तो मैं वैरायटी 2 का भी आपको एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। When percentage adverse change in variable is given in the question, right? तो मान लीजिए अपना वही ओरिजिनल क्वेश्चन है और हम कितना चेंज ले रहे हैं, 10%। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, है ना, यहां पर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहां पर सारा पर्टिकुलर लिख देना है, सारी वेरिएबल्स लिख देना, दैट गोज इन डिटरमाइनिंग द एनपीवी। उन सारी जो बेस केस का अमाउंट है वो लिख देना और बेस केस की एनपीवी भी निकाल देना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, कैश फ्लोज 40,000 है, 4 इयर्स की लाइफ है, 10% डिस्काउंटिंग रेट है, और एनपीवी कितनी आती है, 26795। अब आप एक वेरिएबल उठाना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको 10% से चेंज कर देना, बाकी सारे वेरिएबल कॉपी पेस्ट कर देना। तो आप 1 लाख की जगह क्या लिखेंगे, 1,10,000, और ये बाकी सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल सेम आ जाएगी। बस अब 12679 में से क्या माइनस होगा, 1,10,000। तो एनपीवी कितनी आ गई, 16795। अब देखेंगे कि बेस केस से आखिर एनपीवी कितनी चेंज हुई है, तो 10,000 रुपीज से एनपीवी गिर गई है ऑन द बेस ऑफ 26795, यानी कितना परसेंटेज चेंज आ गया, 37.32। इसके बाद हम चेंज किस पर लेंगे, एनुअल कैश फ्लोज पर। तो एनुअल कैश फ्लोज पर अगर आपको चेंज लेना है तो आप बस इस 40,000 को चेंज करेंगे, इसको बढ़ा मत देना प्लीज, है ना, इसको कम करना है, वो ध्यान रखना कहां बढ़ाना है और कहां कम करना है। तो ये हो जाएगा 36,000। बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बेस केस से आ जाएगी, ये देखिए बाकी सारे वेरिएबल 4 इयर्स 10% फैक्टर, ये बिल्कुल वहां से आ जाएगा। अब इस 36,000 को प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एनुअल कैश फ्लोज आ जाएगा, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी 26795 से गिरकर इतनी हो जाएगी, यानी कितने
समय का चेंज आ जाएगा ऑन द बेस ऑफ दिस, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन एनपीवी ड्यू टू 10% चेंज इन एनुअल कैश फ्लोज। तो ये सारे हमने नंबर्स निकाल लिए। इसमें जहां सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आएगा 10% शॉक देने से, जहां सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आएगा उस फैक्टर को लेकर मोस्ट सेंसिटिव आएगा आंसर। और ये दोनों आंसर सेम ही आते हैं, जैसे कि एनुअल कैश फ्लोज को इसने मोस्ट सेंसिटिव बताया ना वैरायटी 2 ने, तो वैरायटी 1 ने भी आपको याद होगा एनुअल कैश फ्लोज को ही बताया था। आपको ये भी याद होगा कि लीस्ट सेंसिटिव आखिर वैरायटी 1 ने किसको बताया था, डिस्काउंटिंग रेट को बताया था, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट में 119% इतना बड़ा चेंज हो जाए तब जाकर होगा। आप यहां पर देख लीजिए डिस्काउंटिंग रेट का जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है। सो इस फैक्टर को लेकर, डिस्काउंटिंग रेट को लेकर हमारा प्रोजेक्ट इज लीस्ट सेंसिटिव। दोस्तों नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ वैरायटी 2। देखो एक तो ये वैरायटी 2 एग्जाम में करना बहुत आसान है क्योंकि सीधी चलती है, इसमें रिवर्स कुछ भी नहीं, आपको वेरिएबल चेंज करना है, नई एनपीवी निकालनी, डिफरेंस निकाल देना, राइट। The beauty of variety 2 lies in the fact कि आप variety 2 के आंसर्स से variety 1 के आंसर निकाल सकते हो। यानी सरल शब्दों में यहां पर आपने ये देख लिया कि अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 10% से चेंज करूंगा तो फिर एनपीवी कितने से चेंज हो जाएगी, 37.32% से, है ना। मैं इसको यहां पर लिखता हूं, सिंस एनपीवी चेंजेस बाय 37.32%, कब, when initial investment increases by कितना परसेंट, 10%, ठीक है। ये हुई किसकी बात, वैरायटी 2 की बात, है ना, जिसमें आपने शॉक दिया 10% का और ये देख लिया एनपीवी में कितना चेंज। थोड़ा सा वैरायटी 1 को रिकॉल कीजिए कि वैरायटी 1 में क्या सिखा रहे थे, ये सिखा रहे थे कि एनपीवी में कितना चेंज करना है, या एनपीवी तो जीरो लानी, यानी जितनी अभी एनपीवी है उसको 10-20% से घटाना, पूरा 100% से घटाना है, पूरा 100% से घटाना है। मान लो हमारी एनपीवी थी 26795, तो उसे पूरा 10-20% से नहीं कम करना चाहिए, तो 100% से कम करना है। तो बस अब आप यहां पर ये जो आपने आंसर निकाला है ना वैरायटी 2 का, आप इस पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक लगा देंगे तो आपको वैरायटी 1 वाले आंसर्स यहां से भी मिल जाएंगे। देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। सिंस, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं आप देखिए, सिंस 37.32% चेंज इन एनपीवी इज कॉज्ड बाय 10% चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी 37.32 से एनपीवी गिर जाती, कब, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़े। तो अगर मुझे 100% से एनपीवी को चेंज करना है, जीरो पे ही लाना हो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आखिर कितना चेंज करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 into 10, कैलकुलेटर दोस्तों साथ में रखिएगा, कैपिटल बजटिंग के रिवीजन में 100 into 10 डिवाइडेड बाय 37.32, आपका आंसर कितना आ रहा है 26.79। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 26.79% से इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ कि गई एनपीवी जीरो हो गई। और यही काम वैरायटी 1 वाले भी कर रहे थे कि आखिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज हो जाएगी, एनपीवी जीरो हो जाएगी। देखिए यहां से आंसर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 26.79, उधर चलकर वेरीफाई कर लेते हैं, वहां पर भी लगभग यही आंसर मिलेगा 26.79। ये देखिए दोस्तों सेम आंसर आ गया वैरायटी 1 वाला 26.79%। सिर्फ यही नहीं है, वो जो बचे हुए चारों वेरिएबल है ना उससे भी वापस से आंसर निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे, मैं एनुअल कैश फ्लोज निकालकर बता देता हूं। 47.32 था चेंज इन एनपीवी, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस एनपीवी चेंजेस बाय 47.32%, कब, व्हेन एनुअल कैश फ्लोज आर चेंज्ड बाय 10%, जब हमने एनुअल कैश फ्लोज को 10% से चेंज करा। तो देयरफॉर for NPV to change by 100%, by how much the annual cash flows must change, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी 100 into 10 डिवाइडेड बाय 47.32, कितना आ रहा है आंसर 21.13। अगर आपने कैलकुलेटर पर करा तो 21.13 आ रहा है। और ये देखिए सेकंड पॉइंट का आंसर कितने आ रहे थे 21.13, यानी कि वैरायटी 1 से सीधे आंसर निकलता है। ऑल्टरनेटिवली वैरायटी 2 जो कि शॉक वाली मेथड है, उससे जो आंसर निकलते वो अपने आप में एक डिसेंट नंबर, लेकिन वैरायटी 2 को एक्सटेंड कर ले अपन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा ले तो हम वैरायटी 1 के आंसर्स वापस से पा सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ के लिए करेंगे तो हल्का फुल्का सा आंसर इधर उधर जाएगा, है ना, विच इज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहां पर कर ही लेते हैं, चलो। तो डिस्काउंटिंग रेट को ना हमने यहाँ पे 10% से चेंज करा था, लेकिन वो 10% का एब्सोल्यूट चेंज नहीं था, वो जो डिस्काउंटिंग रेट ओरिजिनली 10% थी ना उसका 10% हमने चेंज करना है। 10 को कितना कर दिया 11। सो फॉर हम ऐसा लिख सकते हैं एनपीवी चेंजेस बाय 10.06%, कब, व्हेन डिस्काउंटिंग रेट चेंजेस बाय 10%, यानी 10 का 10%, ठीक है।
Since NPV changes by 10%, 10.06% for 10% change in discounting rate, therefore for NPV to change by 100% by how much the discounting rate should change, है ना। अब इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर आएगा वो लगभग आपके आंसर को मैच करेगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर, है ना। इस फैक्टर को लेकर डिफरेंस आता है और इसके पीछे रीजन मैं बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन ये होता है कि जो डिस्काउंटिंग रेट होती है ना, वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती, वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो इतना बड़ा वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर्वी लीनियर पर नहीं चलता है, वो लीनियर पर चलता है कि 5 किलो के अगर 50 रुपए तो 10 किलो के कितने 100 रुपए, ये लीनियर होता है। जबकि डिस्काउंटिंग रेट जो प्रेजेंट वैल्यूज लाती है वो कर्वी लीनियर शेप में होते हैं, दैट्स व्हाई द डिफरेंस। अपन इसको लेकर भी कर लेते हैं, लाइफ को लेकर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइफ कितने परसेंट से चेंज करी, 10% से, तब एनपीवी कितनी चेंज होगी, 38.41। तो एनपीवी 38.41 से होगी, जब लाइफ 10 से चेंज हुई तो एनपीवी के 100 के चेंज के लिए लाइफ चेंज होगी। सिंपल आप क्या कर लेंगे, 100 into 10 डिवाइडेड बाय 38.41, आंसर आता है 26%। तो जिस दिन लाइफ 26% चेंज हो गई उस दिन ये प्रोजेक्ट गया। आप देख लीजिए वैरायटी 1 में भी ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा होगा, 24.52 रफली वो मैच करेगा। क्या है, क्लियर है। अब आप सभी के मन में ना एक ही सवाल है, आपको ये दोनों टेक्निक तो समझ में आ गई। अब मन में ये सवाल है कि सर अगर एग्जाम में सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन आए तो फिर आखिर हमें करना किससे, वैरायटी 1 से करना है या फिर वैरायटी 2 से करना है। तो उसकी दोस्तों वो गाइडलाइन मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी बता रखा है कि हाउ टू कन्वर्ट वैरायटी 2 टू वैरायटी 1, और उसकी सिंपल से टिप है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ जी, तो विच मैथड टू फॉलो इन एग्जाम्स टू सॉल्व सेंसिटिविटी एनालिसिस क्वेश्चन, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से चल रही है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ने ऐसा बोला, when question mentions adverse change percentage, यानी क्वेश्चन ने खुद ने ये बता दिया है कि एडवर्स चेंज इतना करना है, जैसे 10% का एडवर्स चेंज करना है, ये क्वेश्चन ने ही बता दिया। तो फिर बस क्वेश्चन ने बता दिया कि 10% से हर वेरिएबल को एडवर्सली चेंज करो, यानी ये कौन सी वैरायटी वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वैरायटी 2 वाला, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स अबाउट हाउ मच चेंज इन वेरिएबल कैन बी डन, कितने से वेरिएबल चेंज हो सकता है सच दैट एनपीवी बिकम 0, तो फिर ये क्वेश्चन कौन सा है, वैरायटी 1 का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हाउ मच चेंज इन वेरिएबल कैन बी डन पूछ लेना सो दैट एनपीवी बिकम 0, तो आपको वैरायटी 1 के प्रिंसिपल लगाने, और वैरायटी 1 का प्रिंसिपल क्या है कि जिस वेरिएबल की सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर रहे हो इसको अननोन मान लो, एनपीवी 0 सेट कर दो और पूरा सॉल्व करके उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता कर लेना, रिवर्स कैलकुलेशन जैसा। अगर क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछे कि सेंसिटिविटी परसेंट निकालो और मेथड ही नहीं बताए कि कैसे निकालना है सेंसिटिविटी परसेंट, ना यानी ना तो क्वेश्चन ने बोला है कि एडवर्स चेंज कितना करना है वो दिया है, ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन, ना ही बोला है सच दैट एनपीवी बिकम 0, बस बोला है कि कैलकुलेट सेंसिटिविटी परसेंट। तो फिर इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, वैरायटी 2 लगाना है, और वैरायटी 2 यानी शॉक मेथड, यानी आपको जो वेरिएबल्स हैं जो एनपीवी डिटरमाइन करने में निकलते हैं उनको चेंज कर देना, शॉक देना है, अलग अलग शॉक मत दे देना, सबको सेम शॉक देना। 10% का शॉक दिया ना तो सारे वेरिएबल पर एक एक करके 10% का शॉक दे दीजिए, या 5% का शॉक दिया है तो आप एक एक करके सब पर 5% का शॉक दे दीजिए, ठीक है। सर तो एग्जाम में उन्होंने लिखा तो है ही नहीं कितना शॉक देना है, यहाँ पे मन से दे सकते हैं शॉक। आईसीआई ने भी ऐसा ही करा हुआ है, उन्होंने बोला कैलकुलेट सेंसिटिविटी परसेंट और आईसीआई ने अजम्पशन ले लिया अज्यूमिंग कि 10% से हम हर वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो आप 10% का एक स्टैंडर्ड नंबर ले लेना, इससे अलग भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट 10% मोस्ट प्रेफर्ड नंबर है शॉक का। और आप क्या करना है, वैरायटी 2 लगा देना। वैरायटी 2 जैसे ही आप लगा देंगे तो आपको इस तरीके के आंसर्स मिल जाएंगे कि कितना परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आ जाएगा फॉर 10% चेंज इन ईच ऑफ दिस वेरिएबल्स। बस अब आप क्या करना, इन सारे आंसर को, क्योंकि 10 के सामने इतना चेंज है तो 100 के लिए आखिर कितना चेंज करना होगा वो निकाल देना, तो आपके सारे सेंसिटिविटी परसेंट वन शॉट में निकल जाएंगे। सो वैरायटी 2 लगाना प्लस कन्वर्ट दोस आंसर्स टू वैरायटी 1 टाइम, है ना। तो जब जैसा क्वेश्चन आए दोस्तों हमें वैसी अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। ये था हमारा डिस्कशन किससे रिलेटेड, सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड। सेंसिटिविटी एनालिसिस में दोस्तों एक दिक्कत है कि ये सिर्फ वन वेरिएबल का चेंज एट अ टाइम ही इनकॉर्पोरेट कर पाता है, लेकिन क्या रियल लाइफ इतनी सीधी होती है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल एडवर्सली मूव करेगा, या मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ मूव कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ मूव कर सकते हैं। उस केस में सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्पलेस है, उस केस में हमारी मदद करेगा सिनेरियो एनालिसिस। यानी उस केस में हम क्या करेंगे, बोलेंगे तुम इतने सारे चेंज हो रहे हो ना, एक मिनट रुक जाओ, है ना, एक सिनेरियो बना लेते हैं ना, सब पेसिमिस्टिक हो गए, सब एडवर्सली चेंज हो रहे हो, आ जाओ सब एक साथ आ जाओ। यानी हम यहां पर सिनेरियोज डेवलप कर लेंगे, जहां पर एक होगा पेसिमिस्टिक सिनेरियो, दूसरा होगा मॉडरेट सिनेरियो और तीसरा होगा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। और हम ये देखेंगे कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा,
पेसिमिस्टिक सिनेरियो में कितना लगेगा, मतलब हद से हद कितना ज्यादा लगेगा, मॉडरेट यानी जनरली कितना लगेगा, और ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत किफायती तरीके से हमने काम करा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। उसी तरीके से हर सिनेरियो में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, हर सिनेरियो में एनुअल कैश फ्लोज एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हम कर लेंगे, राइट। सो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में वी डेवलप बेस केस सिनेरियो, देन वी गो फॉर बेस्ट केस सिनेरियो एंड वी आल्सो गो फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। और बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम हो गया। आप बेस केस सिनेरियो की एनपीवी निकाल लीजिए, बेस्ट केस सिनेरियो की एनपीवी निकाल लीजिए और वर्स्ट केस सिनेरियो की एनपीवी निकाल लीजिए। अब जनरली क्या होगा, जो बेस्ट केस सिनेरियो की एनपीवी आएगी वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगी, मॉडरेट की थोड़ी पॉजिटिव आएगी, और वर्स्ट केस की हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव एनपीवीज आ जाए। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि यार फिर मैं क्या करूं। तो अब अगर बेस्ट रहा सिनेरियो तो बढ़िया है प्रोजेक्ट, मॉडरेट बेस भी रहा तो भी बढ़िया है, मॉडरेट सिनेरियो में भी बढ़िया है, लेकिन वर्स्ट अगर आ गया तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो अब डिसीजन कैसे लें, तो अब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज पता करने की कोशिश करें। आपको रियल लाइफ में पता करनी पड़ेगी, एग्जाम में तो बेचारे वही लिख कर देंगे। तो अगर आईसीआई ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दे रखी कि इन सारे सिनेरियो की क्या प्रोबेबिलिटी, आप समझदार, आप समझ गए हैं, वो तीनों जो रिस्पेक्टिव एनपीवीज हैं उनको उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कि एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लीजिए। अगर वो पॉजिटिव है हम प्रोजेक्ट करेंगे, नेगेटिव है हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। दिस इज सिनेरियो एनालिसिस। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, वो क्वेश्चन सिंपल इसी लाइंस पर है, उस पर बस कैलकुलेटर चलाना है और 3 बार एनपीवी हमें निकालनी है, राइट। इसके बाद दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं और ये है सिम्युलेशन टेक्निक। दोस्तों तो यहां पर साइम्युलेट करते हैं हम चीजों को, और साइम्युलेट करने का मीनिंग क्या होता है वो आप समझिए। जैसे ऑटोमेटिक कार्स और टेस्ला नाम की कंपनी हुई, एप्पल हुआ, गूगल हुआ, दे आर डेवलपिंग ड्राइवरलेस ऑटोमेटिक कार्स। तो ऑटोमेटिक कार ना वो लोग सीधे सड़क पे नहीं उतारेंगे, और ना ही वो ऑटोमेटिक कार पहली बार में पूरी बना देंगे। पहले ना उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रोटोटाइप को चलाकर देखेंगे, यानी एक नकली छोटा सा रोड बनाएंगे, एक नकली छोटी सी कार बनाएंगे और उसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करेंगे, फिर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके ऑपरेट करेंगे, फिर कंप्यूटर की चिप ही कार में डाल देंगे और ऑपरेट करेंगे एंड सो ऑन, राइट। इस एक्सरसाइज को कहते हैं दैट वी आर साइम्युलेटिंग द रियल लाइफ सिचुएशन। यानी रियल लाइफ में तो वो कुछ अलग होगा, मतलब रियल लाइफ में तो रियल होगा, लेकिन उसका हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया, और इससे पहले कि हम रियल लाइफ में कार को उतारें उससे पहले हम उसका प्रोटोटाइप बनाकर उसको रिहर्सल करके देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइम्युलेशन। दोस्तों जब हम कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, राइट। अब अपन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें रियल लाइफ में और फिर पता चले कि यार प्रोजेक्ट बैठ गया, प्रोजेक्ट तो लॉसेस दे रहा है, उतनी डिमांड आ नहीं रही प्रोडक्ट की, तो अपना तो बर्बाद हो गया पैसे। क्योंकि एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी है कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो पहले ही लग जाता है, बाद में पता चलता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, बजाय कि रियल लाइफ में कदम रखे उसके पहले दे टेस्ट द वाटर्स थ्रू साइम्युलेशन टेक्निक। यानी कि रियल लाइफ में जो सब होने वाला है उसका एक छोटा प्रोटोटाइप यहां पर क्रिएट किया जाता है और प्रोटोटाइप को रन करके देखा जाता है, और अगर प्रोटोटाइप में हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम ये मान लेते हैं अब हम रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप इसको ऐसा समझिए, कहीं पर आपने देखा होगा जैसे एक नई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा कुछ एकड़ जमीन है और वहां पर यहाँ पर टावर 1 क्रिएट होगा, टावर 2, टावर 3, टावर 4, यहाँ गार्डन आएगा, यहाँ पर जिम आएगा, यहाँ पर पूल आएगा एंड सो ऑन, राइट। तो आपने देखा होगा ऐसी बिल्डिंगों के बाहर एक टेबल पर ना एक छोटे छोटे उन्होंने प्रोटोटाइप बना रखे थे कि ऐसा घर बनेगा, ऐसी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर स्विमिंग पूल, जिम, एक छोटा सा उन्होंने डिजाइन करके पूरा मॉडल उन्होंने डिजाइन करके रखा होता है। दिस इज कॉल्ड एज साइम्युलेशन, राइट। ऐसा ही कुछ साइम्युलेशन दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन हम चीजें क्रिएट नहीं करने वाले, हम कागज के ऊपर साइम्युलेशन रन कर देंगे। तो दोस्तों साइम्युलेशन रन क्या होता है, साइम्युलेशन रन इज अ रैंडम नंबर टेक्निक। ये दोस्तों एक रैंडम नंबर टेक्निक होती है, वो कैसे यूज होगी भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इट्स अ रैंडम नंबर टेक्निक that is used when other mathematical models or analytical techniques cannot be used। यानी साइम्युलेशन टेक्निक को मेथड ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं। जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो फिर उस केस में दोस्तों ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है, दैट इज साइम्युलेशन टेक्निक। यानी अपन एक काम करो, उस प्रोजेक्ट में जो जो सब होने वाला है इमेजिन करके करके ही देख लो। दिस इज कॉल्ड ए साइम्युलेशन टेक्निक। इट इज यूज्ड व्हेन अदर मैथमेटिकल मॉडल्स और एनालिटिकल टेक्निक्स कैन नॉट बी अप्लाइड। आखिर स्टेप्स क्या होंगी साइम्युलेशन टेक्निक में, तो उसका दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में आपको स्टेप्स बताता हूं। तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आइए, उसके अंदर रखकर मैं आपको साइम्युलेशन टेक्निक समझाता हूं।
सपोज कीजिए कि आपको अपने शहर में एक मॉल लगाना है, शॉपिंग मॉल लगाना है। तो शॉपिंग मॉल लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बड़ी जमीन खरीदनी पड़ेगी। बहुत बड़ी जमीन खरीदने के बाद उसके ऊपर 4 5 6 मंजिलों का मॉल, एकदम लेविश पॉश बिल्कुल आपका मॉल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी दुकानें निकालनी, बहुत सारा ग्लास का काम होगा, डेकोरेशन का काम होगा, है। तो उसमें कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। मान लो कि 200 300 करोड़ की तो जमीन आएगी, फिर उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, फिर इसकी मार्केटिंग करना एंड सो ऑन, ऐसे करके कम से कम 500 1000 करोड़ का हमारा बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे आपने फिनिक्स के मॉल देखे होंगे, तो एक मॉल में ही वो लोग 500 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब उसके बाद मॉल बनाने के बाद पता चला कि ये जो हमने मॉल बनाया उसमें उतना फुटफॉल नहीं आ रहा है, उतना माल नहीं बिक रहा, उतना लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, यहाँ के लोगों की इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो गया आपका तो मॉल का इन्वेस्टमेंट, फिर तो उतना आपका टर्नओवर ही नहीं आएगा, प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा, फुटफॉल ही नहीं है, क्योंकि तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गया, प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी हो गया। तो दोस्तों साइमुलेशन टेक्निक में ना हम सही का मॉल नहीं लगाएंगे, हम इमेजिन कर लेंगे कि हमने मॉल लगा दिया। यानी आप जहां पर प्रोजेक्ट लगाने वाले हो ना, आप अज्यूम कर लो कि आपने जगह खरीद ली और वहां पर आपने शॉपिंग मॉल क्रिएट कर लिया। अब शॉपिंग मॉल क्रिएट करने के बाद असली लाइफ में क्या क्या होने वाला है वो आप और मैं इमेजिन करेंगे। तो दोस्तों मॉल्स आखिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करते हैं, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज कि फुटफॉल कितना होगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जितना ज्यादा फुटफॉल होगा मॉल में उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, जितना कम फुटफॉल होगा उतना कम प्रॉफिट जनरेट होगा। तो अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि आखिर कितना फुटफॉल होगा। उसके लिए दोस्तों आप कुछ एमबीए लोगों को लगाएंगे और उनसे कुछ सर्वे करवाएंगे कि अगर यहां पर मॉल लगाया जाता है तो कितना फुटफॉल होगा, उसका सर्वे कीजिए। सर्वे करने का एक तरीका हो सकता है कि शहर में जो बाकी मॉल्स है वहां आखिर कितना फुटफॉल हो रहा है, वहां कम फुटफॉल हो रहा है, ज्यादा फुटफॉल हो रहा है, क्यों कम फुटफॉल हो रहा है, क्यों ज्यादा फुटफॉल हो रहा है, उसको अपने वाले मॉल से कंपेयर कीजिए और फिर एक एस्टीमेट लगाइए कि आखिर कितना फुटफॉल होगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि सपोज कीजिए कि 5000 लोगों का डेली फुटफॉल हो सकता है ना, या फिर 7000 का भी हो सकता है, या फिर 10,000 का भी हो सकता है। अब मॉल में भी क्या होता है कि अगर वीकडेज रहते हैं तो फिर कम होता है फुटफॉल, और अगर वीकेंड्स रहते हैं तो फिर ज्यादा है फुटफॉल, राइट। तो यहां पर हम एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग किसी मॉल के जाकर बाहर जाकर बैठ जाएंगे और काउंटिंग करेंगे कि डेली बेसिस पर कितना फुटफॉल हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमने 10 दिन तक ऑब्जर्व करा और 10 डेज ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि 3 डेज आउट ऑफ 10 डेज 5000 लोगों का फुटफॉल आया। फिर इसके बाद 5 डेज आउट ऑफ 10 डेज 7000 पीपल का फुटफॉल आया, और 2 दिन ऐसे थे आउट ऑफ 10 दिन जब कितने लोगों का फुटफॉल आया, 10,000 लोगों का फुटफॉल आया। अज्यूमिंग कि ये जो फुटफॉल का पैटर्न एक मॉल के अंदर है, जो एग्जिस्टिंग मॉल है, वही पैटर्न यहां पर कंटिन्यू होगा। सो वी कैन से कि 3 दिन आउट ऑफ 10 दिन यानी देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी कि फुटफॉल कितना होगा 5000। 5 डेज आउट ऑफ 10 डेज यानी देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि फुटफॉल कितना होगा 7000, एंड 2 डेज आउट ऑफ 10 डेज यानी 20% प्रोबेबिलिटी कि फुटफॉल कितना होगा 10,000, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सर्वे से निकाली जाती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम और ये नंबर ऑफ फुटफॉल्स वाला कॉलम, ये कहां से पता करते हैं दोस्तों, सर्वे से पता करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये सर्वे से अपना मॉल का डिसीजन नहीं आ जाएगा, जो फुटफॉल आएगा फिर उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने लोग मॉल के अंदर आते हैं वो असली में शॉपिंग करने आते हैं या फिर सिर्फ विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं। क्योंकि अगर वो विंडो शॉपिंग करके चले जाएंगे तो हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, घूमे फिरे ऐश करा और फिर वो निकल लिए, उन्होंने कुछ खरीदा तो है ही नहीं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो फुटफॉल है उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं इनटू कस्टमर। तो उसके लिए अगेन हमें सर्वे करना पड़ेगा, किसी एग्जिस्टिंग मॉल जो अपने ही शहर में हो वहां जाकर बैठना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अंदर गए तो थे 5000 लोग, लेकिन शॉपिंग बैग के साथ आखिर कितने लोग बाहर आए हैं। अंदर गए तो थे 7000, शॉपिंग बैग के साथ कितने बाहर आए, गए तो थे 10,000, शॉपिंग बैग के साथ कितने बाहर आए। तो ये भी आपको सर्वे करना पड़ेगा, राइट। सो सपोज कीजिए कि 20% लोगों ने शॉपिंग करी, ऐसा 5 दिन हुआ आउट ऑफ 10 दिन, यानी 50% चांसेस हैं कि 20% ऑफ द पीपल विल गो फॉर शॉपिंग। 40% लोग शॉपिंग करेंगे, यानी ये जितने लोग आए हैं उसमें से 40% लोग शॉपिंग करेंगे, ऐसा 30% चांसेस है, ऐसा 3 दिन हुआ आउट ऑफ 10 दिन। और 50% लोगों ने शॉपिंग करी हुई है, ऐसा 2 दिन हुआ है आउट ऑफ 10 दिन। तो अगेन ये वाला डेटा भी कैसे आएगा, सर्वे से आएगा, ग्राउंड लेवल, राइट।
अब इसके बाद जो लोग शॉपिंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग लमसम शॉपिंग करते हैं, 10 20 25 50 हजार की शॉपिंग करते हैं मॉल में। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 200 500 1000 2000 रुपए की शॉपिंग करते हैं। तो जितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता वो कितने की शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ मॉल। तो अब हम एक और सर्वे कंडक्ट करेंगे कि जो आ रहा है वो छोटे बैग लेकर आ रहा है, बड़े बैग लेकर आ रहा है, या फिर जो एग्जिस्टिंग मॉल है अपने ही शहर में कहीं पर, वहां की जो शॉप्स है उनसे हम ये डेटा बाय करेंगे। ऑब्वियसली डेटा बाय करने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे पता चलेगा कि आपने आज कितने बिल्स कट करे, जो आपने बिल्स जनरेट करे हैं वो कितने 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 अमाउंट के थे, सो ऑन, राइट। तो यहां पर अब हम ये देखेंगे कि हाउ मच रेवेन्यू आवर मॉल इज गोइंग टू जनरेट पर कस्टमर, यानी एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितने का खरीदेगा। तो 1000 की भी शॉपिंग कर सकता है, 5000 की भी कर सकता है, 10000 की भी और 25000 की भी। मान लीजिए हमने 100 कस्टमर का डेटा लिया और 100 में से 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1000 रुपीज की शॉपिंग करी, 20 लोगों ने 5000 की शॉपिंग करी, 50 लोगों, तो हम क्या बोलेंगे 15 आउट ऑफ 100 पीपल बाय 1000 वर्थ ऑफ गुड्स, 20 आउट ऑफ 100 पीपल बाय 5000 वर्थ ऑफ गुड्स। तो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अगेन ये भी कैसे आई है, सर्वे से आई है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल यहां पर अज्यूम कर लिया कि अपन जो भी आइटम्स मॉल में रखेंगे उस पर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन होगा वो कितना होगा, 25%। ये होगा हमारा नेट मार्जिन, मतलब कुछ तो होगा ग्रॉस मार्जिन, उसमें से फिर मॉल के ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा सब माइनस करके नेट प्रॉफिट मार्जिन सपोज कीजिए मॉल का कितना आता है, 25%। इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद अब आपको और मुझको डिसीजन लेना है कि फिर मॉल लगाएं या नहीं लगाएं। तो सपोज कीजिए दोस्तों ये जो मॉल है इसको कंस्ट्रक्ट करने में कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है मॉल में, 750 करोड़, और आपको रिटर्न कितना चाहिए, 15%। तो 750 करोड़ का दोस्तों 15% निकालते हैं, 112.5। सो हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है ना, कि हमें कितना प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, हमारा टारगेट प्रॉफिट आता है 112.5 करोड़ इज अवर टारगेट प्रॉफिट। अब ये देखना है कि अगर ऐसे ऐसे मॉल चला, इतने लोग आए, इतने लोगों ने शॉपिंग करी, इतने की शॉपिंग करी, मार्जिन है, तो हमें ये देखना है कि फिर 112.5 करोड़ का प्रॉफिट भी आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम यहां पर एक साइम्युलेशन रन करके देखेंगे, यानी रियल लाइफ में अब आप कदम रख लीजिए। मान लीजिए कि हमने शॉपिंग मॉल बना दिया है और उसका आज हमारा मुहूर्त है शॉपिंग मॉल का, और अब लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग आएंगे, हो सकता है 5000, हो सकता है 7000 और हो सकता है 10000। उसमें से कितने लोग शॉपिंग करेंगे, हो सकता है 20 40 50। कितने की शॉपिंग करेंगे, हो सकता है 1 5 10 25, और ये मार्जिन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रियल लाइफ के सिचुएशन में इमेजिन करेंगे कि हमने कदम रख दिया है और अब हम ये देखेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, कितने रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है, राइट। अब इसके लिए दोस्तों जैसे कि आपने वो तंबोला का गेम खेला होगा ना, हाउजी का गेम, की वो बॉक्स रहता है और बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, राइट। वो हाउजी के गेम जैसा हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी सुनते हुए थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में, बट इट्स वन ऑफ द ग्रेट टेक्निक्स, है ना। और ये बहुत सारी रियल लाइफ की बहुत सारी जगह पर काम में आती है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि आखिर ये करेक्ट आउटकम कैसे जनरेट करते हैं। हालांकि रिवीजन में इस प्रूफ की जरूरत नहीं, वो मैं आपको मेन मैच में देता ही हूं। हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम एक बॉक्स ले लेंगे और बॉक्स के अंदर हम 2 डिजिट के नंबर्स रख देंगे सारे के सारे। तो 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं 00 से लगाकर 99 तक, यानी कुल 100 नंबर्स हो गए। मैं 1 से 99 बोलता तो 99 नंबर्स होते हैं, 00 को भी ले लिया तो 100 नंबर, यानी एक बॉक्स के अंदर 100 नंबर रखे हुए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 नंबर्स हैं उसमें से कुछ नंबर यहां दे देंगे, कुछ नंबर यहां दे देंगे और कुछ नंबर बचे हुए यहां दे देंगे, और फिर बॉक्स में से नंबर निकालेंगे और वो नंबर जहां जाएगा हम मान लेंगे कि उतना फुटफॉल आ रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, 00 से 33 तक यहां पर दे देते हैं, 34 से लगाकर 67 तक या 66 तक यहां दे देते हैं, और 67 से 99 तक यहां देते हैं। लगभग मैंने बराबर बराबर बांट दिया। अब अपन क्या करेंगे, वो जो बॉक्स है उस बॉक्स में से नंबर निकाला, मान लो नंबर निकला 55। तो आप ये देखेंगे कि 55 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है इस रेंज में, यानी हम मान लेंगे कि आज इस पर्टिकुलर डे पर हमारे मॉल में कितने लोगों का फुटफॉल आया, 7000 का, राइट। लेकिन दोस्तों अब ये मैंने जिस तरीके से रैंडम नंबर्स की रेंज बनाई है वो तरीका गलत है। मैंने बराबर 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 रैंडम नंबर सबको दे दिए, लेकिन क्या 5000 7000 और 10000 के फुटफॉल के चांसेस बराबर हैं या चांसेस अलग अलग हैं, चांसेस अलग अलग है। तो जहां चांसेस कम है वहां रैंडम नंबर्स भी कम देने पड़ेंगे ताकि उस के खुलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, और जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां रैंडम नंबर्स की रेंज भी ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि नंबर खुले तो ज्यादा चांसेस हो कि वो यही वाला खुले, राइट।
तो अब देखना अलोकेशन कैसे करेंगे। तो जो 100 नंबर्स है हमारे पास, उसका 30% नंबर्स हम यहाँ दे देंगे, उसका 50% नंबर्स यहाँ देंगे, 20% नंबर्स यहाँ देंगे। तो 30 नंबर्स का मतलब होता है 00 से 29, ठीक है। तो 1 से 29 होते हैं 29 नंबर, और ये 00 30 नंबर। तो 00 से 29 यहाँ दे दिया, 30 से शुरू करेंगे, 50% ऑफ द नंबर यानी 50 नंबर यहाँ दे देंगे। तो 30 प्लस 50 यानी कितना होता है 80। लेकिन अगर आप 80 लिख दोगे तो 50 नहीं 51 नंबर हो जाएंगे, 51 नंबर हो जाएंगे। तो अपन कितना लिखेंगे 79। फिर 80 में 20 नंबर और जोड़ दो यानी 100 लिख देंगे तो 21 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 80 भी इंक्लूसिव है, 100 भी इंक्लूसिव है। तो हम क्या करेंगे 80 से लगाकर कहां तक जाएंगे 99 तक। ये हमने यहाँ पर रैंडम नंबर्स की रेंज बना दी, राइट। दोस्तों उसका शॉर्टकट ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी का नंबर लिखा है ना उससे एक कम पीछे लिख दो। जो प्रोबेबिलिटी का एक मिनट, उसका शॉर्टकट ये रहता है कि पहले आप एक और कॉलम बना लो, और वो होता है कॉलम कौन सा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आती है 0.3, 0.8 और 1.00। और अब जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का नंबर है उससे एक कम पीछे लिख दो। ये 100 है तो उससे एक कम पीछे लिख दो, और जो पीछे लिखा है उससे एक ज्यादा नीचे लिख दो। ये आपकी फटाफट रेंज बन जाती है। तो या तो आप सीधे प्रोबेबिलिटी के कॉलम को देखकर भी रेंज बना सकते हो, और या फिर प्रोबेबिलिटी के पड़ोस में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाओ, और जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में नंबर आ रहे हैं उससे एक कम पीछे लिख दो, जो पीछे लिखा है उससे एक ज्यादा नीचे लिख दो। तो फटाफट दोस्तों रैंडम नंबर्स की रेंज बन जाती है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी रैंडम नंबर्स की रेंज बन गई, और यहाँ पर भी रैंडम नंबर्स की रेंज बन गई विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। अब दोस्तों आप क्या करोगे, वो नंबर निकालते चले जाओगे। सपोज करो पहला नंबर कितना खुला 55। तो 55 अगर नंबर खुला है यानी कितने लोग आएंगे शॉपिंग मॉल में, 7000 होंगे फुटफॉल। अगला नंबर क्या खुला है 06। इससे ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने लोग शॉपिंग करेंगे। तो 06 किस रेंज में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब कितने परसेंट लोग शॉपिंग करेंगे, हम मान लेंगे 20% पीपल आर गोइंग टू शॉप। फिर से अगला रैंडम नंबर कितना खुला है 79। तो ये देखेंगे कि 79 कहाँ आ रहा है इस रेंज में, यानी लोग कितने की शॉपिंग करेंगे, 79 सॉरी ये 79 यहाँ पर आ रहा है। कितने की शॉपिंग करेंगे हम, 10,000 की शॉपिंग करेंगे, राइट। तो दोस्तों 7000 लोग आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना, उसका 20% शॉपिंग करेंगे, यानी 1400 पीपल आर गोइंग टू शॉप एंड दे आर गोइंग टू शॉप ऑन एन एवरेज फॉर 10,000। तो 1400 इंटू 10,000, और उसका कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है 25%। कर लीजिए कितना आ रहा है प्रॉफिट 35 lakhs। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए, ये मॉल का क्या साल भर का आउटकम आ गया, हर दिन ऐसा ही होगा, या ये एक ऑन एनी पर्टिकुलर डे ऐसा हो सकता है, ऑन एनी पर्टिकुलर डे ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 7000 लोग नहीं आ सकते उसका इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते क्या, इतनी ऑन एन एवरेज शॉपिंग नहीं कर सकते क्या। तो हम ये मानेंगे कि एक पर्टिकुलर डे पर हमारा मॉल कितना प्रॉफिट कमाएगा 35 लाख। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हर दिन हो। तो अब हम वापस से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी फिर से रैंडम नंबर्स निकालेंगे, फिर से देखेंगे कि कितना फुटफॉल आ रहा है, कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कितने रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसका 25% मार्जिन है, कितना प्रॉफिट कमाएंगे। और ऐसे करके हम मॉल को डेली बेसिस पर चलाएंगे। अब कितने नंबर ऑफ डेज चलाना है ये आप डिसाइड करते हो कि 10 डेज का जो आउटकम आएगा वो मेरे लिए इनफ है टू टेक द डिसीजन, या 100 दिन मुझे मॉल को चलाना पड़ेगा इसी टेक्निक से और उसका जो आउटकम आएगा दैट इज सफिशिएंट, या पूरे 365 दिन का, वो आपकी चॉइस है। और एग्जाम में वो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ रहता है। नॉर्मली वो आपको 10 दिन तक मॉल चलाने का बोलेंगे, और 10 दिन तक के आपके प्रॉफिट आ जाएंगे। किसी दिन 35 लाख का प्रॉफिट आए, किसी दिन 42 लाख का आएगा, किसी दिन 5 लाख का आएगा, एंड सो ऑन। अब आप सिंपल क्या कर लेना, इन सारे जो रैंडम नंबर्स के आउटकम आ रहे हैं ये प्रॉफिट के, इन सारे प्रॉफिट्स को टोटल कर लेना और डिवाइड बाय 10 कर लेना ना, 10 कर लेना अगर 10 सिमुलेशन रन्स चला रखे हैं तो। ये आ जाएगा आपका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट डेली का। और ये जो पर डे प्रॉफिट आए आप इसे 365 डेज से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये जो लाखों का प्रॉफिट एक करोड़ों में चला जाएगा। और अब आप देख लेना कि आपका उतना प्रॉफिट आ रहा है या नहीं जितना आपका टारगेट प्रॉफिट था। अगर टारगेट प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो फिर आप मॉल कॉन्फिडेंटली लगा सकते हो, और अगर टारगेट प्रॉफिट से कम आ रहा है तो फिर मॉल हमें नहीं लगाना चाहिए। अब इस टेक्निक के पीछे दोस्तों लॉजिक है, रेशनल है, वो मैं मेन बैच में देता हूँ, रिविजन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों ये टेक्निक चलती है, ठीक है। तो इस टेक्निक में हमारी कितनी स्टेप्स लगेंगी, 3 स्टेप्स लगेंगी। पहली स्टेप क्या होगी, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट रैंडम नंबर्स रेंज with the help of probability distribution या फिर with the help of cumulative probability distribution. Step number 2, we have to prepare simulation run table, ठीक है, और with the help of random numbers to generate outcomes। और ये random numbers क्वेश्चन के अंदर दिए हुए रहते हैं। जो random numbers दिए हुए देखना रहता है कि वो किस रेंज में आ रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, वो देखना रहता है किस रेंज में आ रहा है, उसका आउटकम क्या है, वो देखना रहता है किस रेंज में आ रहा है, उसका आउटकम क्या है, और वो आउटकम यहाँ लिखते जाइए, और उस आउटकम से आप अपना टारगेट नंबर निकाल लीजिए, राइट। या आखिर आपको कितनी बार चलाना है वो एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहना।
और अब स्टेप नंबर 3 में वी टेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द एवरेज ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल। तो हर ट्रायल का जो फाइनल रिजल्ट है उसका एक एवरेज नंबर निकाल लीजिए और उसको देखकर अब हम डिसीजन लेते हैं कि फिर हमें वो काम करना है या नहीं करना है, राइट। दोस्तों आपकी ये जो रिवीजन बुक है इसके अंदर मैंने सिमुलेशन रन का आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, मतलब एक क्वेश्चन ही दे रखा है जो कि आपके स्टडी मटेरियल से लेकर आए हैं और ये 5 मार्क्स का पूछा भी गया था पुराने सिलेबस में, नवंबर 2008 की बात है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने एनुअल कैश फ्लोज दे रखे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी, लाइव दे रखा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी, यानी बता रखा कि इतना 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 ही कुछ भी हो सकता है एनुअल कैश फ्लोज और ये कुछ भी हो सकती है लाइव, राइट। और फिर उन्होंने बोला है परफॉर्म 10 सिमुलेशन रन्स फॉर द प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट क्या एनपीवी। तो एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे एनुअल कैश फ्लोज आएंगे मल्टीप्लाई बाय जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आएगी, और डिस्काउंटिंग रेट कितनी उन्होंने हमें दे रखी है 10% की डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1,30,000। तो हमें एनुअल कैश फ्लोज का एक नंबर निकालना पड़ेगा, उसकी एक लाइफ निकालनी पड़ेगी, 10% से उसकी एन्युटी बनाकर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी एनपीवी। और ऐसी एनपीवी हम कितनी बार निकालेंगे 10 बार, जो 10 बार एनपीवी आएंगी उनका एवरेज करके देख लेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आती हम वो काम करेंगे, नेगेटिव आती हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके तो दोस्तों आप यहां पर देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। एनुअल कैश फ्लोज का सबसे पहले रैंडम नंबर का एक टेबल बनाया गया, ये लिखा गया है सारे के सारे एनुअल कैश फ्लोज, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लिए, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी गई हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया इनटू क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। 0.02 पर तो 0.02 ही आएगा, लेकिन अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना दिस, और फिर इसके अंदर ये और प्लस कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर ये और प्लस कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और ये आ गया क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव में नंबर आ रहा है उससे एक कम पीछे लिखना, यहाँ 5 आ रहा है तो 4 लिखना, पीछे 20 आ रहा है तो 19 लिखना, 35 आ रहा है तो 34 लिखना, और जो पीछे लिखा उससे एक ज्यादा नीचे लिख देना, 19 है तो 20 लिख देना, 34 है। ये आग बन गई आपके रैंडम नंबर्स की रेंज। ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर कितना आएगा 0 0। सिमिलरली प्रोजेक्ट की लाइफ के लिए भी कर लेना, राइट। ऐसा करने से अब आपको 2 कॉलम्स मिल गए, एक तो वैल्यू और रैंडम नंबर्स की रेंज। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिमुलेशन रन करेंगे 1 से लगाकर 10, और अब आप यहाँ पर रैंडम नंबर लिखते जाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहला रैंडम नंबर हमें क्या दे रखा है 53479। तो 53479 पूरा नंबर नहीं उठाना, बस उस 53479 का हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स उठाना है। कितना उठाना है 53। अब ये देख लेना है कि इस रेंज में आखिर 53 कहाँ आता है, तो 53 यहाँ आता है, यानी हम ये मान लेंगे कि हमारा एनुअल कैश फ्लो कितना होगा 30,000, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रैंडम नंबर 53 आया, उसके सामने करस्पॉन्डिंग कैश फ्लो कितना आ गया 30,000। अब ये कैश फ्लो तो हमने निकाल लिया है कि 30,000 है, लेकिन ये भी तो निकालना है कि लाइफ कितनी, तो अब हम सेकंड रैंडम नंबर पिक कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड रैंडम नंबर कौन सा हो जाएगा 97 है ना। ये टेबल को हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो सेकंड रैंडम नंबर कितना आ गया 97। 97 को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 97 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, यानी क्या मान लेंगे कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है 9 ईयर्स। तो देखिए 97 लिखकर लाइफ कितनी ले ली 9 ईयर्स, ठीक है। और बस अब 30,000 एनुअल कैश फ्लो मानते हुए 9 ईयर्स से डिस्काउंटिंग कर देंगे तो एनपी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से क्या माइनस कर लेंगे 1,30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गई है सीधे के सीधे एनपीवी, ठीक है। अब इसके बाद प्लीज रैंडम नंबर में ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि 53, 97, 66, 99 यहाँ पे लाइन से लिख दिए, ये यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम ताश के पत्ते बांटते, तो अगर 52 पत्ते हमारे पास 52, तो ऐसा नहीं करते कि पहले 26 उसको दे दिए और बाद के 26 हमने, एक उसका पत्ता तो एक हमारा, एक उसका तो एक हमारा। तो वैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है ना, तो पहला नंबर मैं रखता हूं, दूसरा तू रख, फिर से मैं रखता हूं, फिर तू रख, फिर से मैं रखता हूं, फिर से तू रख। तो ऐसे लाइन से सिक्वेंशियली नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 53 इधर तो 97 उधर, 66 इधर तो 99 उधर, देखिए आप यहाँ पर 66 इधर तो 99 उधर। बस अब हम सिंपल क्या करते जाएंगे, ये जो रैंडम नंबर्स हैं इनको उस टेबल के अंदर देखते जाएंगे कि ये जो 66 वाला नंबर है ये यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब हम कैश फ्लो कितना मान लेंगे 35,000 मान लेंगे, और वैसे ही 99 कहाँ आ रहा है वहाँ लाइफ कितनी आ रही है वो मान लेंगे। तो 35,000 का कैश फ्लो फॉर 10 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लेंगे, 130 माइनस कर देंगे, एनपीवी आ जाएगी। ये आ गई दोस्तों सारी की सारी एनपीवीज, इन सारी एनपीवीज को जोड़कर डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, ये आ जाएगी एवरेज एनपीवी, ठीक है। और अगर एवरेज एनपीवी पॉजिटिव आती तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, नेगेटिव आती तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये होती है दोस्तों हमारी टेक्निक, कौन सी, सिमुलेशन टेक्निक। ओके अब इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक पर, एंड दैट इज डिसीजन ट्री टेक्निक। जहां पर डिसीजन ट्री टेक्निक का मतलब होता है कि अगर
आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो जिसके मल्टीपल आउटकम्स है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और सिर्फ मल्टीपल आउटकम्स नहीं है, वो जो मल्टीपल आउटकम्स है वो फर्दर मल्टीपल आउटकम्स ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि अगर ये हुआ तो फिर ये होगा और वो हुआ तो फिर वो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ले देकर सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, जब मल्टीपल डिपेंडेंट आउटकम्स रहते हैं देन वी हैव टू प्रिपेयर अ डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री दोस्तों जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 सिंबल्स है जो कि हम यूज करते हैं, जिसमें जहां जहां हमें डिसीजन लेने की नौबत आती है प्रोजेक्ट में, तो हम डिसीजन बॉक्स यानी कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। हमारे डिसीजन लेने के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं, अपन ने डिसाइड करा तो फिर कुछ होगा, और जो होगा उससे फिर से हम कुछ डिसाइड करेंगे। तो जब डिसीजन लेते हैं तो बॉक्स बनाते हैं, और डिसीजन के बाद अगर कुछ आउटकम्स आते हैं तो उसको सर्कल से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं कनेक्टिंग एरोज जो कि वो पूरे डिसीजन ट्री को बनाते हैं, राइट। दोस्तों डिसीजन ट्री टेक्निक को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन को रेफर करना पड़ेगा, तो बनाते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि डिसीजन ट्री से रिलेटेड है। हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बिग ऑयल इज वंडरिंग वेदर टू ड्रिल फॉर ऑयल इन वेस्टचेस्टर कंट्री, द प्रोस्पेक्ट्स आर एस फॉलोस। तो ये ऑयल ड्रिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो ऑयल ड्रिल करना चाहते हैं। जैसे हमारे घरों में नहीं होता, हम बोरिंग खुदवाते हैं तो 200 फीट खुदवाया, पानी निकला या नहीं, मान लो निकल गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया पानी तो फिर घर वाले फिर एक और डिसीजन लेते हैं कि क्या करें, एक काम करें, फर्दर ड्रिलिंग करें और 300 फीट तक जाए, फिर देखते हैं पानी निकला या नहीं, और फिर अगर पानी निकल गया बहुत अच्छी बात, नहीं निकला तो फिर एक बार और चांस लेते और फर्दर ड्रिलिंग करते, और फिर भी नहीं निकला तो फिर बंद कर देंगे प्रपोजल, और जो सारे हमारे वो खुदाई के पैसे लगे वो सब डूब जाएंगे, राइट। ये देखिए दोस्तों, तो अगर ये डेप्थ ऑफ ऑयल 2000 फीट रखते हैं तो इनको कॉस्ट कितनी आएगी, $4 मिलियन की कॉस्ट आएगी, ठीक है। और ऑयल अगर मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑयल इफ फाउंड, वो कितनी होगी, $10 मिलियन। यानी अगर ये 2000 फीट तक जाते तो इनके 4 मिलियन जाएंगे, लेकिन किस्मत से अगर ऑयल मिल गया तो फिर $10 मिलियन इनके पास आ भी जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। यानी कि प्रपोजल की एनपीवी कितनी हो जाएगी, $6 मिलियन हो जाएगी। इस प्रपोजल की एनपीवी पॉजिटिव $6 मिलियन हो जाएगी अगर 2000 फीट पर ऑयल मिल जाता है तो। लेकिन मिलने के चांसेस कुछ है, और मिलने के चांसेस कितने हैं, 0.5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑयल, 0.5। यानी रिमेनिंग 0.5 चांसेस है कि ऑयल नहीं मिले। तो फिर उस केस में आपके पास चॉइस है कि एक काम करो, 2000 से अपन कहां तक चलो, 4000 फीट तक चलो, और अगर आप वहां तक जाते हो तो आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 5। ध्यान रखना ये 4 + 5 नहीं है, 4 यहां तक लग जाएंगे, एक और एक्स्ट्रा लगेगा ना, टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी आपकी 5, और 5 की कॉस्ट लगाकर आपको जो ऑयल मिलेगा उसकी एनपीवी कितनी मिलेगी, 9। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी, 9। यानी एनपीवी कितनी बनेगी, 9 - 5। तो अगर 4000 फीट पर हमें ऑयल मिलता है देन एनपीवी वुड बी 9 - 5 कितना, 4 मिलियन, ठीक है। अगर ऑयल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कितने फीट तक जाना पड़ेगा, 6000 फीट। उस केस में $6 मिलियन की टोटल कॉस्ट बैठेगी, लेकिन ऑयल अगर मिल गया किस्मत से तो फिर 8 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑयल का इनफ्लो हो गया ना, फिर भी हमारी $2 मिलियन की पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी, ठीक है। $2 मिलियन की पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी, और फिर भी नहीं मिला ऑयल तो ये पूरे जो 6 हैं जो आपकी अभी तक की कॉस्ट लगी है वो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही डिसाइड कर लेते, $4 मिलियन लगाकर ऑयल मिल गया तो 6 कमाओगे, और आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब आगे नहीं मुझे खोदना है, नहीं जाना है, तो फिर आपका 4 का लॉस हो जाएगा, राइट। तो यहीं आप डिसाइड कर लेते हो कि यार नहीं, अब मुझे तो बैकफुट पर आना है, नहीं करना आगे कंटिन्यू प्रोजेक्ट, यू वुड इनकर अ लॉस ऑफ 4 मिलियन। आप अगर डिसाइड करते हो नहीं आगे जाना है और फिर ऑयल मिल जाता है तो इतनी एनपीवी कमाओगे, लेकिन अगर 4000 फीट तक जाकर आप बोलते हो अब फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है मुझे, यहीं पर ही जो हो गया सो हो गया, तो फिर आपका $5 मिलियन का लॉस होगा, राइट। इस चीज को दोस्तों हम अब डिसीजन ट्री के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। अभी मैंने आपको एक चीज नहीं सिखाई है और वो एक्चुअली स्पेशली सिखानी पड़ेगी, ये प्रोबेबिलिटी वाला जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इग्नोर करके इस पूरे डायग्राम को देखिए। तो दोस्तों हमें 3 डिसीजन पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहला तो आज हमें एक डिसीजन लेना है कि आज ही हम इस काम को शुरू करें या ना करें। तो आज हमारे पास 2 चॉइस है। कौन सी 2 चॉइस है, या तो ड्रिल कर ले हम 2000 फीट तक, इसको ग्रीन सिग्नल दे दें, या फिर ड्रिल ही ना करें। अगर आप ड्रिल ही नहीं करते हो ना तो ना कुछ जाएगा ना कुछ आएगा, यानी एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप ड्रिलिंग करते हो 2000 फीट तक तो फिर एनपीवी नहीं आएगी, फिर 2 बातें होंगी, या तो ऑयल मिलेगा या फिर ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमें ऑयल मिल जाता है, वैसे
अगर ऑयल मिल जाता है तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे, कितनी एनपीवी आ जाएगी हमारी, $6 मिलियन की एनपीवी आ जाएगी। लेकिन अगर ऑयल ड्राई रहता है, नहीं मिलता है ऑयल, और अब आप डिसाइड करते हो कि बस यार अब जो हुआ सो हुआ, तो फिर आपका $4 मिलियन का लॉस होगा। ये आप देख लीजिए, ऑयल अगर 2000 फीट पर मिल गया तो फिर 6 मिलियन का पॉजिटिव बेनिफिट, ऑयल अगर नहीं मिला और फिर डिसाइड करा यार अब जाने दो अब नहीं करना आगे, तो फिर 4 का लॉस आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 6 फाइंडिंग ऑयल और ड्राई, एंड इफ यू डिसाइड डू नॉट ड्रिल देन योर लॉस वुड बी दिस। लेकिन ड्राई मिलने के बाद हार नहीं माने, अभी आपको डिसीजन लेना है कि मैं फर्दर ड्रिल करूं या हार मान लूं। आपने हार मान ली तो इतने गए, आपने डिसाइड करा नहीं यार ड्रिल करता हूं, तो फिर दो बातें होंगी, या तो ऑयल मिलेगा 4000 फीट पर या फिर नहीं मिलेगा। अगर ऑयल मिलता है तो हमारी $4 मिलियन की एनपीवी है, ये देखिए। लेकिन अगर ऑयल नहीं मिलता और आप डिसाइड करते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिल फर्दर, तो फिर आपका 5 का लॉस होगा। ऑयल नहीं मिलता है, यू डिसाइड डू नॉट ड्रिल फर्दर, तो आपका कितने का लॉस होगा, $5 मिलियन का लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑयल नहीं मिला तो सीधे ही लॉस हो जाएगा, ऑयल नहीं मिला तो उसके बाद डिसीजन लेना है कि फर्दर ड्रिल करूं या ना करूं। ना करूं सोचते तो 5 का लॉस होगा। आपने बोला कि चलो करता हूं ड्रिल, तो फिर से दो बातें होंगी, कौन सी दो बातें, या तो ऑयल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर ऑयल मिल जाता है 6000 फीट पर भी ऑयल मिल जाता है तो एनपीवी कितनी होगी, $2 मिलियन। ये देखिए, ऑयल मिल जाता है तो एनपीवी कितनी, $2 मिलियन। और अगर फिर से सूखा मिला तो अब कोई डिसीजन लेने को नहीं है, अब गए आपके कितने गए, $6 मिलियन गए। यानी दोस्तों ये पूरा का पूरा डिसीजन ट्री आपको यहाँ पर समझ में आता है। बस अब मुझे आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आईसीआई ने जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल। अब आखिर प्रोबेबिलिटी में और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो समझिए, और ये उतना आसान नहीं है ना। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको चैंपियन बुक के अंदर कहीं ना कहीं पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जिसके अंदर ये बता रखा है कि आखिर प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आखिर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे एग्जाम्पल, मैं इमीडिएटली उस एग्जाम्पल को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वो एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्सेस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अपन अपने आप पे ही लेकर देख लेते हैं, सीए पर ही लेकर देख लेते हैं, क्योंकि हम जब भी एग्जाम देते तो हम उसको एग्जाम नहीं बोलते, अटेम्प्ट बोलते हैं। और अटेम्प्ट के दो आउटकम होते हैं, हमने अटेम्प्ट किया हम पास हो गए, हमने अटेम्प्ट किया हम नहीं हुए, कोई बात नहीं, गुड लक, नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें जो सबसे ज्यादा रहता है तो उसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट रहती है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाए सीए फाइनल के एग्जाम में, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7, यानी रिमेनिंग 0.3 चांसेस क्या है कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट देंगे। सेकंड अटेम्प्ट में सपोज कीजिए पास होने के चांसेस 60, यानी फेल होने के चांसेस कितने हैं, 40। और फिर अगर पास हो गए बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए तो फिर से हम थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, और तब पास होने के चांसेस कितने, 0.5, और फेल होने के चांसेस कितने, 0.5। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो उसके पास होने के क्या चांसेस, तो आप सिंपल बोलेंगे कितने, 0.70। ठीक है, तो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए उसके चांसेस कितने, 0.7। अब मैं दो सवाल पूछूंगा, दोनों अलग अलग सवाल है। पहला सवाल, सेकेंड अटेम्प्ट में पास हो जाए उसके कितने चांसेस, तो उसका जवाब है 0.60। ये हुई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द सेकेंड अटेम्प्ट। कोई सेकेंड अटेम्प्ट में पास हो जाए उसके चांसेस कितने, 0.6। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कहना है यार पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में नहीं पहले में हो जाए, मतलब दो अटेम्प्ट में मिलाकर मैं पास हो जाऊं, उसके टोटल चांसेस कितने, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो दो अटेम्प्ट में मिलाकर कोई पास आ जाए, फिर वो हो सकता है फर्स्ट में पास हो जाए, हो सकता है सेकंड में पास हो जाए, ही डजंट केयर, बट ही विशेस टू नो कि दो अटेम्प्ट में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, उसके कितने चांसेस। तो हम क्या बोलेंगे, देख भाई वैसे तो तू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सकता, उसके चांसेस कितने, 0.7। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में भी तो पास होने के कुछ चांसेस हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे। और ध्यान रखना वो सीधे 0.6 नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो वो तो 1 से ऊपर निकल जाएगा, कंफर्म पास हो जाएगा तू दो अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर तुझे पास होना है तो फिर तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होना पड़ेगा। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आखिर पास होने के चांसेस कितने हैं, तो सेकेंड अटेम्प्ट में पास होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली जाती 0.3 इंटू 0.6, यानी कि कोई सेकेंड अटेम्प्ट में पास हो उसके चांसेस कितने, 0.18। ठीक है, तो अब कोई दो अटेम्प्ट में मिलाकर पास हो जाए उसके चांसेस कितने, 0.7 प्लस 0.18, यानी कितना आ रहा है, 0.88। किसी का कहना है यार 3 अटेम्प्ट में मिलाकर मैं पास हो जाऊं, फिर चाहे फर्स्ट में जाऊं, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, तो हम देखेंगे, हम कहेंगे देख भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस कितने हैं, 0.7। सेकेंड अटेम्प्ट में पास होने के लिए ना तुझे फर्स्ट में फेल होना पड़ेगा, फिर तू सेकेंड में पास होगा, उसके चांसेस कितने, 0.1 है।
थर्ड अटेम्प्ट में ना पास होने के लिए तुझे फर्स्ट में और सेकंड में फेल होना पड़ेगा, फिर पास होना पड़ेगा। यानी 0.3 इंटू 0.4 कितना होता है 0.12 इंटू 0.5 यानी 0.06, यानी 3 अटेम्प्ट में मिलाकर तू पास हो जाए उसके चांसेस कितने 0.70 प्लस 0.18 प्लस 0.06, यानी आंसर कितना आता है 0.94। इज दैट क्लियर? ये आती है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, और यही क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने हमें दे रखी है। बट ये जो ट्री पर प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है ना, वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी जाती, वो इंडिविजुअल लिखी जाती है। क्योंकि जैसे मैंने भी यहाँ पर ट्री बनाया तो ये जो प्रोबेबिलिटीज लिखी क्यूमुलेटिव थोड़ी ना लिखी, क्यूमुलेटिव तो डिराइव की है अपन ने प्रोबेबिलिटीज। जो ट्री पर लिखा जाता है ट्री बनाते वक्त कि ये हुआ तो क्या होगा और इसके क्या चांसेस उसके क्या चांसेस, मान लो ये हुआ फिर उसके बाद क्या होगा उसके कितने कितने चांसेस, तो ये सारी कौन सी प्रोबेबिलिटीज होती है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो अब हमें यहाँ पर उल्टी गंगा बहानी, मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज से क्यूमुलेटिव कैसे निकालना वो मैंने यहाँ सिखाया। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज को डिकोड करके हमें क्या निकालना है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालना है। बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 2000 फीट की तो जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी ना वही इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। तो 2000 फीट पर क्या चांसेस है कि ऑयल मिल जाए 0.5, तो बस सिंपल 2000 फीट आपने ड्रिल करा तो फाइंडिंग ऑयल के चांसेस कितने आ गए हैं 0.5। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि ड्राई मिलेगा उसके चांसेस कितने होंगे 0.5, ये लिख दिया आपने प्रोबेबिलिटीज। ओके, अब इसके बाद हमें यहां पर भी प्रोबेबिलिटीज लिखनी और उसके लिए अपन यहां पर आते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी 0.6। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार में ऑयल मिले उसके चांसेस 0.5 है, पहली बार में ऑयल ना मिले उसके चांसेस कितने 0.5। पहली बार ऑयल नहीं मिला तो फिर उसके बाद दूसरी बार वापस से देयर इज ए चांस कि ऑयल मिले या ना मिले, राइट। हमें यह पता करना है कि ऑयल मिलने के कितने चांसेस और ना मिलने के कितने चांसेस। तो यहां पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी 0.5, लेकिन अगर मैं यहां देखूंगा तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी 0.6, यानी जो एडिशनल 0.10 की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो इसके इसके मल्टीप्लिकेशन से आ रही। तो अब सिंपल मैं इसकी वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको किसके बराबर सेट कर दूंगा 0.10, यानी 0.5 है फेल होने के चांसेस मल्टीप्लाई बाय यहाँ पास होने के चांसेस कितने, ताकि ये 0.10 आ जाए। तो ये आ जाएगा दोस्तों, आप मैथ्स लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.20, राइट। सो 0.5 इंटू 0.20 इज इक्वल टू 0.10। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ ऑयल मिले उसके चांसेस कितने 0.2, इसका इंप्लाइड मीनिंग यहाँ ऑयल ना मिले के चांसेस कितने 0.8। उसी तरीके से अब हम इसको भी डिकोड कर लेंगे। कैसे डिकोड कर लेंगे, यहां से यहां तक यानी 2 अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस कितने 0.6, लेकिन 3 अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस कितने 0.7। तो 2 अटेम्प्ट के बाद वापस से तीसरे अटेम्प्ट में बंदा या तो पास हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, राइट। अब हमें यह निकालना है कि यहाँ पर पास होने के चांसेस और फेल होने के चांसेस आखिर कितने, ताकि क्यूमुलेटिव वाला नंबर कितना आ जाए 0.10 एक्स्ट्रा आ जाए। 2 अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस 0.6 थे, 0.10 और मिलेंगे तो 3 अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस आ जाएंगे। अब वो 0.10 आखिर कैसे निकालेंगे, तो इस एग्जाम्पल में ध्यान रखना तीसरे अटेम्प्ट में पास होने के लिए इतना टैलेंट लगता है कि फर्स्ट और सेकंड में फेल होना पड़ता है, फिर बंदा तीसरे में पास होता है। तो जो प्रोबेबिलिटीज जुड़ेंगी वो पहले अटेम्प्ट का फेल, दूसरे अटेम्प्ट का फेल और तीसरे अटेम्प्ट का पास मस्ट बी इक्वल टू 0.10, तो जाकर आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.10 से बढ़ेगी, राइट, पास होने की। तो अब आपको याद होगा कि यहां पर ऑयल मिलने के चांसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस थे 0.5, यानी ना मिलने के चांसेस कितने थे 0.5। सेकेंड अटेम्प्ट में ऑयल मिलने के चांसेस थे 0.2, यानी ना मिलने के कितने थे 0.80। तो अब अपन क्या कर लेंगे, कैसा कैलकुलेशन कर लेंगे 0.5 इंटू 0.8 इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 0.10। अब आप कैलकुलेटर चला लीजिए और इन दोनों को उधर जाकर डिवाइड कर दिया, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8 कर लीजिए, ठीक है। या चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 0.5 इंटू 0.8 ये कितना होता है 0.40, और 0.40 को इधर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। सो 0.10 डिवाइडेड बाय 0.40 यानी आता है 0.25, यानी कि यहाँ पर ऑयल मिलने के चांसेस कितने आएंगे 0.25। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस यानी ऑयल मिलने के चांसेस कितने 0.25, यानी ना मिलने के चांसेस कितने हुए 0.75, राइट। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द डिसीजन ट्री, राइट। अब एग्जाम में चक्कर ये है कि सिर्फ डिसीजन ट्री प्रिपेयर करके काम नहीं हो जाता है, अब आपको इस डिसीजन ट्री को इवैल्यूएट भी करना है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि डिसीजन ट्री बनता तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जब डिसीजन ट्री का इवैल्यूएशन किया जाता है तो वो राइट टू लेफ्ट करना पड़ता है। यानी आप D1 बॉक्स पर डिसीजन तब तक नहीं ले पाओगे जब तक आपको D1 का आंसर नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि D1 पर आपको डिसीजन लेना है कि ड्रिलिंग करूं या ना करूं। ना करूंगा तो 0, अगर करता हूं तो फिर या तो 6 मिलेगा और उसके चांसेस कितने 0.5, और या फिर कुछ मिलेगा यहां पर, अब वो कितना मिलेगा मालूम नहीं, उसके कितने चांसेस है 0.5। तो आपको ये मालूम है कि 6 मिलने के चांसेस 0.5 है, और मान लो यहाँ पे लॉस है तो लॉस के चांसेस कितने, वो सब इकट्ठा जोड़कर उसको कंपेयर कर पाएंगे 0 से और यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे। तो D1 डिपेंड्स ऑन D2
सिमिलरली D2 डिपेंड्स ऑन D3, इसलिए राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अब अपन किसको सॉल्व कर लेते हैं, D3 को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप D3 पर आकर खड़े हुए, इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि आपने 2000 फीट ड्रिल करा, ऑयल नहीं मिला, फिर आपने डिसाइड करा कि 4000 तक जाऊंगा, ऑयल नहीं मिला, और अब आप यहां पर आकर खड़े हो, और अब आप यहां पर आकर खड़े होकर सोच रहे हो कि मैं ड्रिल करूं या ना करूं। तो अब आप दोनों पहलुओं पर विचार विमर्श कर लो कि अगर आप ड्रिल करोगे तो दो बातें होंगी, ऑयल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और ड्रिल नहीं करते हो तो सीधे बस जो आज तक पैसे लगे वो लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैंने ड्रिल नहीं करना, आपका इतना लॉस, वर्सेस अब आप इसे कंपेयर कर लोगे, चलो यार सोचता हूं कि ड्रिलिंग कर लूं तो क्या होगा, तो फिर उस केस में आपको $2 मिलियन मिलेंगे, उसके चांसेस कितने हैं, 0.25, या फिर आपको लॉस होगा कितने का, 6 मिलियन का, उसके चांसेस कितने, 0.75। तो कैलकुलेटर को थोड़ा सा लोड दीजिए और $2 मिलियन को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 0.25 से, 0.5 आ रहा है मेमोरी में प्लस, फिर इसके बाद $6 मिलियन माइनस में, ध्यान रखना, इंटू 0.75 कितना आ रहा है, 4.5। अब अगर 4.5 आ रहा है तो मेमोरी माइनस कर दो, और -4.5 आ रहा हो तो मेमोरी प्लस कर देना, राइट। मेमोरी रिकॉल करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, -4। यानी अगर मैं ये वाली राह चुनता हूं तो फिर मेरा कितना लॉस होगा, -$4 मिलियन का लॉस होगा। कैसे निकाला, 2 इंटू 0.25 माइनस का 6 इंटू 0.75 मेमोरी प्लस, मैं ये राह चुनता हूं अगर, तो फिर मुझे लॉस होगा कितने का, 4 का। लेकिन अगर मैं ये वाली राह चुनता हूं, डू नॉट ड्रिल, तो मुझे लॉस कितने का होगा, अरे बाप रे, तो ज्यादा लॉस हो रहा है, तो फिर मुझे कितना लॉस होगा, $5 मिलियन का लॉस होगा। तब आप बताइए कि फिर 4 मिलियन का लॉस ज्यादा अच्छा या 5 का लॉस ज्यादा अच्छा। अब यहां तक आ गए हो, लॉस तो हो ही रहा है, तो कौन सा लॉस ज्यादा अच्छा, 4 मिलियन का लॉस ज्यादा अच्छा। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि D3 पर अगर हम पहुंच गए प्रोजेक्ट करते करते, तो फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, यही डिसाइड करेंगे कि चलो और आगे ड्रिल करके देख लेते हैं, क्योंकि उसी वक्त हमने घुटने टेक दिए तो 5 मिलियन का लॉस हो जाएगा, और अगर आगे गए और किस्मत का सहारा लिया तो फिर 4 का ही लॉस होगा। यानी D3 पर हमारा डिसीजन क्लियर है दैट वी आर गोइंग टू ड्रिल अप टू 6000 फीट, कहां पर, D3 पर। अब दोस्तों अपन D2 को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये देखिए D3 के दो नंबर्स आएंगे, -4 आएगा, -5 आएगा, उसमें -4 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे ही नहीं, भी पहले D3 को सॉल्व करा, बाद में D1 को करा और फिर D2 को करा। तो आप यहाँ पर देखिए D3 में दो चीजें आ रही, अगर आप ड्रिल करते हैं तो -4 होगा, नहीं ड्रिल करते तो -5 होगा, तो बेहतर क्या है, -4। तो फिर कंपनी शुड ड्रिल अप टू 6000 फीट। वापस से इस पर आते हैं, और अब हम कहां कर खड़े हो जाएंगे, D2 पर। तो D2 पर आपके पास चुनने के लिए दो राह है, पहला कि या तो ड्रिल करें फर्दर या फिर ड्रिल ना करें फर्दर। अगर आप नहीं करते हो तो कितने की चपत लगेगी जरा बताइए, नहीं करते हो ड्रिलिंग तो आपको फिर -4 मिलियन का लॉस होगा। लेकिन अगर आप ड्रिल करते हो तो फिर दो बातें होंगी, 0.2 चांसेस है कि आपको $4 मिलियन मिलेंगे, लेकिन 0.8 चांसेस है कि आपको -4 मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर -4 की हमने वैल्यू तय कर ली थी, राइट। तो आप 4 इंटू 0.82 कीजिए, कितना आता है, 0.8, और -4 इंटू 0.8 कीजिए, कितना आता है, माइनस का 3.2, इनको सम अप कर दीजिए, कितना आता है, माइनस का 2.4। यानी कि D2 पर अगर हम कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहां जाते तो -2.4 आएगा और यहां आते तो -4 आएगा, तो बेहतर क्या है, फिर हम क्या निर्णय लेंगे कि नहीं यार, हम अगर यहां आ गए, मतलब 2000 फीट ड्रिल करने के बाद सूखा मिला, तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम 4000 फीट ड्रिल करेंगे। देखिए -2.4 और -4, ये आ गई D2 बॉक्स पर वैल्यू, -2.4 और -4। तो हम क्या बोलेंगे, -2.4 इज बेटर देन -4। तो Therefore, big oil should drill up to 4000 फीट, यानी यहां से हमें यहां जाना चाहिए। अब दोस्तों अपन D1 पर आएंगे, इससे अपने प्रोजेक्ट का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। तो D1 पर भी हमारे पास दो चॉइस है, पहला कि ड्रिल भी करें या फिर अभी से ही मना कर दें, हमने ड्रिल नहीं करना है। तो अगर आप D1 पर बोल देते हो कि हमने तो ड्रिल करना ही नहीं है, तो फिर उस केस में आपकी NPV क्या हो जाएगी, 0। लेकिन आप डिसाइड करते हो कि ड्रिल करना है, तो दो बातें होंगी, 0.5 चांसेस है कि 6 मिलेंगे, 0.5 चांसेस हैं कि माइनस का 2.4 मिलेगा। कैलकुलेटर पर कीजिए, 6 इंटू 0.5 यानी कितना आ गया, 3, और -2.4 इंटू 0.5 यानी कितना आ गया, माइनस का 1.2। इनको आप प्लस माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है, $1.8 मिलियन। यानी कि दोस्तों $1.8 मिलियन ये पॉजिटिव आ रहा है ना। तो 1.8 ज्यादा बेहतर है या 0 ज्यादा बेहतर है, 1.8 ज्यादा बेहतर है एनपीवी के एंगल से। तो 1.8 कम मिलेगा जब हम ड्रिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर जो D1 पर डिसीजन लिया वो एक है 1.8 है और एक है निल। इसलिए अब देखना फाइनल डिसीजन कैसे लिखते हैं, फाइनल पूरा अब हम कंपनी को पूरा रास्ता बता देंगे कि आप अभी ये करो, फिर अगर ये हो जाए तो ये करना, वो हो जाए तो वो करना। देखिए कैसे हम बोलेंगे दैट दिस कंपनी, बिग ऑयल इसका नाम है, बिग ऑयल शुड ड्रिल अप टू 2000 फीट बिकॉज इट रिजल्ट्स in a positive NPV of 1.8 as compared to 0 NPV if we do not drill.
Thereafter there would be two outcomes. If we find the oil, यहाँ पर हिप्पे भर रहे हैं, हमें तो फायदा हो गया, लेकिन इफ यू डू नॉट फाइंड ऑयल देन ड्रिल अप टू 4000 फीट। अब अगर वहां पर ऑयल मिल जाए अगेन हिप्पे भर रहे हैं, अगर नहीं मिले देन बी प्रिपेयर्ड टू ड्रिल अप टू 6000 फीट। ये आ जाएगा हमारा फाइनल डिसीजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। अब ये हमने देखी हमारी डिसीजन ट्री टेक्निक। एक और आखिरी टेक्निक है दोस्तों डिसीजन ट्री के बाद, एंड दिस इज कैश फ्लो यूटिलिटी अप्रोच। अब कैश फ्लो यूटिलिटी अप्रोच की जो जड़ें हैं वो कहां से हैं वो आप समझिए। दोस्तों जब मैं नया नया सीए बना था ना, तब मेरा पोर्टफोलियो बहुत छोटा था, मतलब ऐसे 3-4 लाख रुपए का ही मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था जब मैं सीए बना था। 2005-6 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 3-4 लाख। और उसमें एक पर्टिकुलर डे पर अगर मेरा पोर्टफोलियो 40,000 रुपए बढ़ जाता था, 40,000 रुपीज से बढ़ जाता था, हुआ था ऐसा कभी कभी, 40,000 रुपीज से बढ़ गया एक ही दिन में पोर्टफोलियो, मजा आ जाता था। मतलब उस दिन ऐसा लगता था कि दुनिया जीत ली। लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी पोर्टफोलियो की साइज बढ़ जाती है तो फिर 40,000 रुपीज का चेंज इज प्रिटी नॉर्मल। इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लस 40,000 यानी कि जो ईयर 2005 में प्लस 40,000 अगर मेरा पोर्टफोलियो होता तो जो मुझे यूटिलिटी मिलती थी, यानी जो सेटिस्फैक्शन मिलता था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू वही प्लस 40,000 अगर आज हो तो उसी तरीके से दोस्तों एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो प्रोजेक्ट है, अगर वही प्रोजेक्ट ये कंपनी करने की बजाय कोई दूसरी कंपनी करे तो उसकी नजरों में उन कैश फ्लोज की यूटिलिटी अलग होगी। ऐसे ही मान लो कि एक आम इंसान ने 1 करोड़ रुपए कमाए तो उसको कितना अच्छा लगेगा, और अंबानी जी अगर 1 करोड़ रुपए कमाएंगे उनको मजा ही नहीं आएगा, क्या करा सिर्फ 1 करोड़ कमाया। तो उसी तरीके से मान लो एक छोटी कंपनी वो अगर एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करती है और उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से कुछ पॉजिटिव एनपीवी मिलती है, कैश फ्लोज मिलते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, वाओ हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 4-5 करोड़ कमा रहे हैं। और एक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, और वो अगर ये प्रोजेक्ट करती है और 4-5 करोड़ कमाती तो बोलेगी यार इससे तो इस प्रोजेक्ट को जाने दो, इस कैश फ्लो की हमारी नजरों में यूटिलिटी कम है, सेटिस्फैक्शन कम है। तो दोस्तों यहां पर अब एनपीवी को पता करने का एक और अप्रोच आ गया। बजाय कि हम रुपीस टर्म्स में एनपीवी पता करेंगे, हम सेटिस्फैक्शन की टर्म्स में एनपीवी पता करेंगे कि जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो कैश फ्लोज जितने दिख रहे हैं उतने मत मानो, उनके करस्पॉन्डिंग यूटिलिटी स्कोर कितना है, उस यूटिलिटी स्कोर से अब आप एनपीवी निकालो और देखो कि यूटिलिटी हमारे लिए इस कंपनी के लिए इस कैश फ्लो की पॉजिटिव है या फिर यूटिलिटी नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो करेंगे, नेगेटिव है तो नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पर इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, rather than discounting the cash flows, we first convert the cash flows into utility score and then evaluate the project। तो यहां पर जो कैश फ्लो का इवैल्यूएशन होगा, यानी प्रोजेक्ट का जो इवैल्यूएशन होगा वो कैश फ्लो पर ना होते हुए कैश फ्लोज के यूटिलिटी स्कोर पर होगा, राइट। अब दोस्तों कैश फ्लोज को यूटिलिटी स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आईसीआई की प्रॉब्लम है, वो आईसीआई कन्वर्ट करके देगा। या तो सीधे ही उसके करस्पॉन्डिंग स्कोर दे देगा कि ये कैश फ्लो का ये यूटिलिटी स्कोर, ये कैश फ्लो का ये यूटिलिटी स्कोर, राइट। ये बिल्कुल वही मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपने सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब हम पहला सेब फल खाते तो यूटिलिटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम और सेब फल खाते जाते हैं, एप्पल खाते जाते तो यूटिलिटी स्कोर कम होता जाता है। उस बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर यूटिलिटी स्कोर या तो आईसीआई डायरेक्टली प्रिंट करके देगा या कोई फॉर्मूला दे देगा और उस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना है आपको। फॉर्मूला कैसा है वो आपका मैटर नहीं है, सीधे उस फॉर्मूला में डेटा डालो कैश फ्लो का और यूटिलिटी स्कोर निकल कर आ जाएगा। उस यूटिलिटी स्कोर पर हम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कर लेंगे, राइट। उसके लिए दोस्तों मैंने यहां पर आपको नोट्स में क्वेश्चन दे रखा है, चलिए हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आते हैं। सो वो क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा दोस्तों वो क्वेश्चन, राइट, एंड इट कम्स फ्रॉम आईसीआई का स्टडी मटेरियल। ये कंपनी है और उसने ये बता रखा है कि अगर इतने 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 हमारे कैश फ्लोज होते हैं तो उनका यूटिलिटी स्कोर हमारा ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब दोस्तों उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है, अपन एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। प्रोजेक्ट ए के ये रहे सारे के सारे कैश फ्लोज और उसी तरीके से प्रोजेक्ट बी के भी हमें सारे के सारे कैश फ्लोज दे रखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। तो अगर दोस्तों यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना तो हम प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिससे कैश फ्लो ज्यादा आ रहे हैं। तो -15,000 के चांसेस कितने, 0.10, -10,000 के चांसेस कितने, 0.20। मतलब इन सारे कैश फ्लोज को हम मल्टीप्लाई कर लेते प्रोबेबिलिटीज और निकाल लेते कि ऑन एन एवरेज कैश फ्लो कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है और कहाँ कैश फ्लो हमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, सीधे कैश फ्लो पर प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे, है ना। हम पहले क्या करेंगे, जो कैश फ्लो का अमाउंट है उसके करस्पॉन्डिंग हम यूटिलिटी स्कोर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी स्कोर कितना आ रहा है, -100। अब आप समझदार है, आप समझ गए क्या करना है। आप -100 की यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए 0.10 से और आप उसे मेमोरी में डाल दीजिए। तो मतलब अब आप देख लेना, अगर आप 100 लिखकर इंटू 0.1 कर रहे हो तो मेमोरी माइनस में डालना, -100 लिखकर अगर 0.1 कर रहे हो तो मेमोरी प्लस में डालना। फिर अगला कैश फ्लो कितना है,
10,000, तो -10,000 नहीं, उसके करेस्पॉन्डिंग यूटिलिटी स्कोर कितना है -60, तो -60 इंटू 0.2 मेमोरी में प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैश फ्लो कितना है 15,000, तो 15,000 के करस्पॉन्डिंग यूटिलिटी स्कोर कितना है 40, तो 40 इंटू क्या कर लेंगे 0.5, 16 आ गया मेमोरी में प्लस। फिर कितना है 10,000, 10,000 के सामने यूटिलिटी स्कोर कितना है 30 इंटू 0.20 मेमोरी में प्लस। 5,000 के सामने यूटिलिटी स्कोर कितना है 20, 20 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस। ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो का यूटिलिटी स्कोर। ये जो यूटिलिटीज हैं अपन ने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, अगर आपने सही सही करा होगा तो ये आ गया होगा प्रोजेक्ट का यूटिलिटी 2। उसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का निकाल लेंगे 17.55, क्योंकि प्रोजेक्ट बी का यूटिलिटी स्कोर ज्यादा है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे, राइट दोस्तों। ये हमने यहाँ पर हमारा कंप्लीट करा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड पोर्शन, राइट। तो दो चीजें हमने कवर कर ली, एक तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरा रिस्क एनालिसिस वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। इस वीडियो का दोस्तों मैं एक और थर्ड पार्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं इन चीजों को एड्रेस करूंगा। थैंक यू। अरे मैं ये बोलना तो भूल ही गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि एक बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजों को यहाँ पर वीडियो के अंदर समझाया गया है। थैंक यू दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और अगर आप कमेंट लिखेंगे तो सीधे मेरे पास पहुंचेंगे, आपका कमेंट डायरेक्टली मैं ही पढ़ूंगा। थैंक यू।